हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक्स चैनल पर। दोस्तों लीजिए, मैं पुनः हाजिर हूं आपके सामने सुरेंद्र मोहन पाठक के आखिरी मकसद के चौथे एपिसोड को लेकर के। तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रारंभ करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक आखिरी मकसद एपिसोड नंबर 4। मैं पंडारा रोड पहुंचा। डिसूजा के घर को ताला लगा हुआ था। उसके मकान मालिक से पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि कल शाम का वहां से गया, अभी तक नहीं लौटा था। कहाँ गायब हो गया था कमवक्त। मैंने मंदिर मार्ग सुजाता मेहरा के हॉस्टल में फोन किया। मालूम हुआ वो कमरे में नहीं थी। मैंने पुलिस हेडक्वार्टर फोन किया और इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार यादव के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि वो एक केस की तफ्तीश के लिए मेटकाफ रोड गए हुए थे। इंस्पेक्टर यादव फ्लाइंग स्क्वाड के उस दस्ते से संबद्ध था जो केवल कत्ल के केसों की तफ्तीश के लिए भेजा जाता था। वो अभी भी मेटकाफ रोड पर था, तो जाहिर था कि मदान भी अभी वहीं था। मुझे मदान की बीवी से मुलाकात करने का वो बहुत मुनासिब वक्त था। मैं तत्काल 12 खंबा रोड रवाना हो गया। मदान के पेंथ हाउस अपार्टमेंट के मुख्य द्वार के झरोखे में से पहले की तरह हिरनी जैसी एक जोड़ी आंखों ने मेरा मुआयना किया। मदान साहब घर में नहीं हैं। मेरे मुंह खोल पाने से भी पहले मुझे दरवाजे के पार से मधु का स्वर सुनाई दिया। बहुत अच्छी खबर है, मैं बोला। क्या? मैं उनसे मिलने नहीं आया, इसीलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जबकि मुझे जानकारी थी कि वो घर पर नहीं होंगे। तो और किससे मिलने आए हो? सोचो, कोई 150 जने तो रहते नहीं इस अपार्टमेंट में। तुम मुझसे मिलने आए हो? जवाब तो ऐसे दिया जैसे बहुत मुश्किल सवाल था। मैं तो तुमसे नहीं मिलना चाहती। अभी नहीं चाहती हो? दरवाजा खोल के भीतर आने दोगी तो चाहने लगोगी। पागल हुए हो? बातों में सुबह थोड़ी छूट दे दी तो पसर ही गए, सपने देखने लगे। तो क्या हुआ? सपने देखना तो इंसान के बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। सपने कभी सच्चे नहीं होते। इस पंजाबी पुत्र के सपने सच्चे होते हैं, हमेशा हुए हैं, आज भी होंगे। बकवास बंद करो, उनकी मौजूदगी में आना। सुनो सुनो। उसे झरोखा बंद करने को तत्पर पाकर मैं जल्दी से बोला, अब क्या है? तुम्हारी एक खास चीज मेरे पास है। अगर तुम चाहती हो कि वो चीज मैं मदान के सामने तुम्हें सौंपूं तो ठीक है, मैं उसकी मौजूदगी में आ जाऊंगा। ऐसी क्या चीज है? मैंने जेब से हीरा निकाला और अपने दाएं हाथ की पहली उंगली और अंगूठे में थामकर उसे झरोखे के सामने किया। ये क्या है? वो बोली। वही जो दिखाई दे रहा है। मैं बड़े इत्मीनान से बोला। मुझे क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारी चीज तुम्हें न दिखाऊं तो किसे दिखाऊं? मेरी चीज? ये तुम्हारे टॉप्स से निकला हीरा है। तुम्हें नहीं मालूम ये कहाँ गिरा था। मालूम होता तो उठा लाती, लेकिन मुझे मालूम है कि ये कहाँ गिरा था। कहाँ गिरा था? शशिकांत की कोठी के कंपाउंड में। इस पर मेरा नाम लिखा है। सारी बातचीत यूं झरोके के आर पार से ही होगी। नाम लिखा है इस पर मेरा? नाम तो नहीं लिखा, लेकिन मैं कनाट प्लेस में मेहरा संस से, जहां की तुम्हारा पति तुम्हारे टॉप से सुबह देकर आया था, इस बात की तस्दीक करके आया हूं कि ये हीरा एन बाकी हीरो जैसा है जो कि तुम्हारे टॉप्स में जड़े हुए हैं। ज्वेलर्स अपनी कारीगरी को बखूबी पहचानते हैं। उन्होंने इस हीरे को देखते ही कह दिया था कि ये तुम्हारे ही टॉप्स से निकला हुआ हीरा था और ये तुम्हें शशिकांत की कोठी के कंपाउंड में पड़ा मिला था। हाँ, जहाँ की तुम्हारा पति भी मेरे साथ गया था। तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो कि हीरे पर मेरी निगाह पड़ी, उसकी नहीं। उसकी पड़ती तो क्या होता? मुझे भीतर आने दो, बताता हूँ। तो क्या होता? तो उसे मालूम हो जाता कि कल तुम शशिकांत की कोठी पर गई थी। इस पर कल की तारीख पड़ी हुई है। स्वीट हार्ट, ये जो फैंसी बातें तुम कर रही हो ये मुझे सुनाने के लिए ठीक है। किसी गैर को सुनाओगी तो मुश्किल में पड़ जाओगी। मदान मेरी सुनेगा, वो बड़े कुटिल स्वर में बोली। उसे अपने आगोश में लेकर और उसका सिर अपने सीने से लगाकर जब मैं उसे कहूंगी तुम मेरे पर लाल टपका रहे हो और मुझे हासिल करने के लिए यूं मुझ पर दबाव डाल रहे हो कि तुमने हीरा यहीं ड्राइंग रूम से आज सुबह तब उठाया था जब तुम यहाँ आए थे
और अब कह रहे हो कि हीरा शशिकांत की कोठी के कंपाउंड में पड़ा मिला था तो वो मेरी बात मानेगा, ना कि तुम्हारी। जाने मन, तुम्हारा पति एक इकलौता इंसान है, लेकिन पुलिस के महकमे में मुलाजिम सैकड़ों की तादाद में है। किस किस को आगोश में लोगी? किस किस का सिर अपने सीने से लगाओगी यूं अपनी बात समझाने के लिए? तुम पुलिस के पास जाओगे? मैं मेटकाफ रोड जाऊंगा और चुपचाप हीरा कंपाउंड में वहीं डाल दूंगा जहां से कि मैंने इसे उठाया था। फिर जब ये पुलिस के हाथ लग जाएगा तो बड़ी मासूमियत से मैं ये भी इशारा कर दूंगा कि इसकी मालकिन तुम हो। उसके बाद पुलिस ही तुम्हें बताएगी कि इस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ है या कल की तारीख पड़ी हुई है। तब तक के लिए जय हिंद। ठहरो। मैं ठिठका। मेरी उससे निगाह मिली। तब पहली बार मुझे उसकी निगाहें व्याकुल दिखाई दी। क्या चाहते हो? वह बोली। ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ है पूछने की बात। तो सुनो, सबसे पहले तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम मुझे शरबते दीदार छान के देना बंद करो। मतलब? दरवाजा खोलो। अच्छा। उसने दरवाजा खोला। मैंने भीतर कदम रखा। उसने तत्काल मेरे पीछे दरवाजा बंद कर दिया, जो कि खाकसार के लिए बहुत अच्छी घटना थी। फिर मैंने आंख भरकर सिर से पांव तक उसे देखा। वो फिरोजी रंग की शिफॉन की साड़ी और उसी रंग का स्लीवलेस ब्लाउज पहने थी और उस घड़ी श्रीदेवी से भी कहीं ज्यादा हसीन लग रही थी। मुंह पोंछ लो, वो बोली। क्या? मैं हड़बड़ाकर बोला। लार थोड़ी तक टपक आई है। अच्छा, वो तो अभी घुटनों तक टपकेगी, टखनों तक टपकेगी। 56 व्यंजनों से सजी थाली सामने देखकर भूखे का यही हाल होता है। भूखे हो? वो कुटिल स्वर में बोली। हाँ, प्यासा भी। हीरा मुझे दो। जरूर, आया ही लेन देन के लिए हूँ। क्या मतलब? मैं अभी समझाता हूँ। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने मुझे परे धकेलने की कोशिश की तो मैंने उसे और कस के दबोच लिया। फिर उसने अपना शरीर मेरे आलिंगन में ढीला छोड़ दिया और मेरे कान में फुसफुसाई, वो आ जाएगा। नहीं आएगा, मैं बोला। इतनी जल्दी उसकी मेटकाफ रोड से खलासी नहीं होने वाली। पक्की बात? हाँ। तो फिर भीतर चलो। मैंने उसे गोद में उठा लिया और उसके निर्देश पर फ्लैट के भीतर को चल दिया। भीतर एक ड्राइंग रूम से भी ज्यादा सजा हुआ बेडरूम था, जहां विशाल डबल बेड के करीब पहुंचकर मैंने उसे उसके पैरों पर खड़ा किया और फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। तत्काल वांछित प्रतिक्रिया पेश हुई। वो लता की तरह मेरे से लिपट गई। कुछ क्षण बाद मैं उसके नहीं, वो मेरे होठ चूस रही थी। फिर अपना निचला होठ मैंने उसके तीखे दांतों के बीच महसूस किया। फिर एकाएक मुझे यूं लगा जैसे बिच्छू ने काट खाया हो। मैंने उसे जोर से अपने से परे धकेला और अपने निचले होंठ को एक उंगली से छुआ। मुझे अपनी उंगली पर खून की एक मोटी बूंद दिखाई दी। मेरे धक्के से वो पलंग पर जाकर गिरी थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। मैंने कहर बरपाती निगाहों से उसकी तरफ देखा। घूर क्यों रहे हो? फिर वो बोली। जानते नहीं, जहां शहद होता है वहां डंक भी होता है। जरूर तुम्हारा पूरा नाम मधुमक्खी होगा। यही समझ लो। शहद चाटने के लिए डंक खाना जरूरी है? हाँ, वो इठलाकर बोली। डंक तो मैं खा चुका, तो शहद भी चाट लो। जय नसीब। मैं बाज की तरह उस पर झपटा। फिर अगला आधा घंटा वहां वो द्वंद्व युद्ध हुआ जिसमें जीत हमेशा औरत की होती है। बाहर जाओ। मेरे शरीर के नीचे दबी आखिरकार वो बोली। क्या? बाहर जाके बैठो, आती हूँ। ओह। मैं बाहर ड्राइंग रूम में जा बैठा। मैंने एक सिगरेट सुलगा लिया और बड़े संतुष्टिपूर्ण ढंग से सिगरेट के कस लगाता हुआ हबीब बकरे की भविष्यवाणी को याद करने लगा, जो कि बिल्कुल गलत निकली थी। मैंने न गश खाई थी, न पछाड़ खाकर उसके कदमों में गिरा था और न उसके आगोश में पहुंचते ही इस फानी दुनिया से रुखसत हुआ था। सुधीर कोहली, मैंने खुद अपनी पीठ थपथपाई। दी लक्की बास्टर्ड। मेरा सिगरेट खत्म होने तक वो वहां पहुंची। उसने साड़ी बदल ली थी, बाल व्यवस्थित कर लिए थे और चेहरे पर नया मेकअप लगा लिया था। वह करीब आकर मेरे सामने बैठ गई। लाओ। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने बिना हुज्जत किए जेब से हीरा निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। उसने मुट्ठी बंद करके
हाथ वापस खींचने की कोशिश की तो मैंने उसकी मुट्ठी थाम ली। अभी मैं बोला, तुमने मुझे ये बताना है कि हीरा मेटकाफ रोड कैसे पहुंच गया। उसने सहमति से सिर हिलाया। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। अब ये बताओ कि कब गई थी तुम वहां। मैं बोला, यह ठहरो, पहले ये बताओ कि क्यों गई थी। वजह ज्यादा अहम है, भयानक भी बहुत ज्यादा है, वह धीरे से बोली। मैं सुन रहा हूँ। वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही ये भी दिखाई दे रहा है कि जो सुनोगे उसे मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे। हरगिज नहीं, अभी हीरे को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके नहीं हटे हो। पहले बात और थी। पहले अभी मैं परी चेहरा हुस्न की रहमतों से नवाजा नहीं गया था। जाने मन ये नाचीज हरामी है, कमीना भी है, लेकिन नासुकरा नहीं है। उसके चेहरे पर आश्वासन के भाव आए। एक बात सच सच बताओ, मैं बोला। पूछो, तुमने शशिकांत का कत्ल किया है? नहीं, वो निसंकोच बोली। फिर यकीन जानो कि जो कुछ भी तुम मुझे बताओगी वो कम से कम मेरी जुबानी किसी तीसरे शख्स को सुनना नसीब नहीं होगा। मुझे यकीन है तुम्हारी बात पर। शुक्रिया। अब बोलो, क्या है वो भयानक वजह जो कल तुम्हें शशिकांत की कोठी पर लेकर गई थी? बोलती हूँ, कलेजा थाम के सुनो। थाम लिया। मैं उसका कत्ल करने की नीयत से वहां गई थी। मैं कोई भी अप्रत्याशित बात सुनने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी बुरी तरह से चौंका। सच कह रही हो? मैं हकबकाया सा उसका मुंह देखता हुआ बोला। हाँ, वो बेखौफ बोली। ऐसी क्या अदावत थी तुम्हारी शशिकांत से? मेरे तो सुनने में आया है कि तुम उससे ठीक से वाकिफ तक नहीं थी। ठीक सुना है तुमने। तो फिर ये कत्ल का इरादा? मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि उसकी मौत से मुझे फायदा था। उसकी मौत से मेरा धुतलाया जा रहा भविष्य फिर से रोशन हो सकता था। सुख सुविधा और ऐसो आराम की जो जिंदगी मुझे अपने से छिनती मालूम हो रही थी, वो फिर से महफूज हो सकती थी। ओह, कहीं तुम्हारी भी घात शशिकांत की 50 लाख के इंश्योरेंस पर तो नहीं थी? उसी पर थी। मदान की माली हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। सब कारोबार ठप थे, हर चीज गिरवी थी। ऊपर से किसी भी दिन वो जेल का मेहमान बन सकता था। इन नाजुक हालात में शशिकांत की मौत हमारे लिए वरदान साबित हो सकती थी। लेकिन कत्ल? तुम तो कत्ल का जिक्र यूं कर रही हो जैसे कोई चींटी मसल देने जैसा काम हो। वो हंसी, उस हंसी के साथ उसकी आंखों में बड़े क्रूर, बड़े वहसी भाव झलके। उस घड़ी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कोई खून पीने वाली मकड़ी थी और मैं एक भुनगा था जो पता नहीं कैसे उसके जाले में फंसकर भी सलामत बाहर निकल आया था। कत्ल करती तो कैसे करती? मैंने पूछा। उसने अपने दाएं हाथ की 3 उंगलियां हथेली की तरफ मोड़कर अपनी पहली उंगली मेरी तरफ तानी और यूं एक्शन किया जैसे गोलियां चला रही हो। हथियार था खास इंतजाम किया था मैंने एक पिस्तौल का। खुद? हाँ। कहाँ से? क्या करोगे जान के? वो पिस्तौल अब कहाँ है? वो तो मैंने कल ही जमुना में फेंक दी थी। अब उसकी क्या जरूरत रह गई थी मुझे? मेरा काम तो किसी और ने ही कर दिया था। शशिकांत की कोठी पर तुम कितने बजे गई थी? वक्त का मुझे पता नहीं, मैं घड़ी नहीं पहनती। अंदाजा वो भी लगाना मुहाल है। मैं पहले करोल बाग अपने टेलर के पास गई थी। पता नहीं वहां मुझे कितना टाइम लगा था। वहां से रवाना तो मैं सीधी मेटकाफ रोड के लिए हुई थी, लेकिन 2 बार भारी ट्रैफिक जाम में फंसी थी। तुम खुद चाहे घड़ी नहीं लगाती, लेकिन कभी तो कहीं तो घड़ी पर निगाह पड़ी होगी। एक जगह पड़ी थी। वो धीरे से बोली। कहाँ? शशिकांत की स्टडी में। उसकी स्टडी में उसकी पीठ पीछे दीवार के साथ फिट वॉल कैबिनेट पर एक यूनानी बुत सा रखा था, जिसके सिर पर एक बड़े दकियानूसी स्टाइल की घड़ी लगी हुई थी। मेरी जब उस घड़ी पर निगाह पड़ी तो उसमें 7:30 बजने वाले थे। बस 1 मिनट ही कम था। घड़ी चल रही थी? चल ही रही होगी, टूटी तो नहीं पड़ी थी वो। अब किसी टूट फूट की तरफ तो ध्यान दिया नहीं था मैंने, क्योंकि तभी तो मैंने कुर्सी पर मरे पड़े शशिकांत को देखा था। मेरी तो बस एक उचटती सी नजर घड़ी पर पड़ी थी। तुम खास टाइम के बारे में ही सवाल न करते
तो मुझे तो घड़ी का जिक्र करना तक न सूझता। शशिकांत तब कुर्सी पर मरा पड़ा था। हाँ, कमरे में रोशनी थी? नहीं, मैंने जाकर की थी। कैसे? कैसे क्या? स्विच बोर्ड पर लगा एक स्विच ऑन किया था, रोशनी हो गई थी। क्या रोशन हुआ था? ट्यूबलाइट या वॉल लैंप? ट्यूबलाइट। वॉल लैंप तब सलामत था? मुझे क्या पता, मुझे तो यही नहीं पता कि वहां कोई वॉल लैंप भी था। मेज पर कोई अस्त व्यस्तता नोट की हो, जैसे कोई होल्डर कलमदान में अपनी जगह ना हो या टूटा पड़ा हो। मेरा ध्यान उधर नहीं गया था। पीछे वॉल कैबिनेट पर जैसे दाएं कोने में घड़ी वाला बुत था, वैसे दाएं कोने में घुड़सवार का बुत था तो मैंने नहीं देखा था। दरअसल एक तो मैंने वहां अंधेरे में कदम रखकर खुद रोशनी की थी, इसलिए मेरी आंखें चौंधियां गई थी। दूसरे, शशिकांत की हालत ने मुझे हकबका दिया था। उन हालात में मेरी निगाह तो मरे हुए शशिकांत पर से ही नहीं हट रही थी। वो घड़ी ऐन उसके पीछे न होती तो शायद मेरी उस पर भी निगाह न पड़ती। मुझे लगता है अपनी उस हालत में तुम्हारे से टाइम देखने में गलती हुई। जरूर घड़ी तब 8:30 के करीब का टाइम दर्शा रही थी, जिसे कि तुमने 7:30 के करीब का टाइम समझ लिया था। क्यों? क्योंकि 7:30 बजे तो शशिकांत जिंदा था। इस बात का एक चश्मदीद गवाह मौजूद है। उसके घर में एक मेहमान था उस वक्त, जो कि 7:50 पर उसे सही सलामत पीछे छोड़कर वहां से रुखसत हुआ था। मौकाए वारदात के हालात बताते हैं कि कत्ल 8:28 पर हुआ था। एक गोली तो वक्त दर्शाती घड़ी को भी लगी थी, जो कि उसी टाइम पर रुक गई थी। तुमने जरूर यही वक्त देखा था, जिसे तुम 7:28 का वक्त समझ बैठी थी। वो सोचने लगी, क्या नहीं हो सकता ऐसा? हो तो सकता है। जब तुम वहां पहुंची थी तो बाहर कंपाउंड में रोशनी थी? हाँ, ड्राइंग रूम में वहां भी थी। काफी या किसी कोने खुदरे में रखे छोटे मोटे टेबल लैंप की? काफी ट्यूबलाइट की रोशनी थी वहां। तुमने भीतर दाखिल होते वक्त बाहरली जो आयरन गेट पर है या भीतरली जो कोठी के प्रवेश द्वार पर है कोई घंटी बजाई थी? नहीं। क्यों? दोनों दरवाजे खुले जो थे। आवाज तो लगाई होगी भीतर पहुंचने के बाद। नाम लेकर तो पुकारा होगा शशिकांत को? नहीं, वो भी नहीं। नहीं, तुम भूल रहे हो कि वहां मैं उसका हालचाल जानने के लिए नहीं, उसका कत्ल करने के लिए गई थी। मेरा मकसद उस तक पहुंचना था। ऐसा मैं चुपचाप कर पाती तो वो मेरे लिए फायदे की बात होती। मुझे तो वो जहां दिखाई देता मैंने उसे शूट कर देना था। वो घर में अकेला ना होता तो? वो अकेला ही होता था, मैंने मालूम किया था चुपचाप। इत्तेफाक से उस वक्त उसके साथ घर में कोई मेहमान होता तो? जवाब में वो बड़े कुटिल भाव से होंठ बिचकाकर हंसी। ओह माय गॉड, मेरे मुंह से निकला, तुम उसे भी शूट कर देती। इस बार हंसी के साथ साथ मुझे एक नागिन जैसी फुफकार भी सुनाई दी। आखिर ऐसे ही तो औरत को डेडलियर देन द मेल नहीं कहा गया? फिर प्रत्यक्षता मैं बोला, फिर क्या? मैं फौरन वहां से वापस लौट पड़ी। वापसी में तुमने स्टडी की या ड्राइंग रूम की या कंपाउंड की कोई बत्ती बुझाई? नहीं। वहां पहुंचते वक्त या लौटते वक्त तुम्हें सड़क पर कोई जाना पहचाना बंदा या बंदी मिली? नहीं। उसका वो जवाब सच झूठ के नापने लायक था। उसने अपनी बहन सुधा को या पिंकी माथुर को वहां आता जाता देखा हो सकता था। पिंकी की खातिर नहीं तो अपनी बहन की खातिर तो इस बाबत वो यकीनन झूठ बोल सकती थी। आज सुबह वो कह रही थी, जब तुम यहाँ पहुंचे थे तो यकीन जानो मुझे हार्ट अटैक होते होते बचा था। तुमने समझा होगा कि मुर्दा जिंदा हो गया। मैं बोला, हाँ, तब तुम मेरी सूरत देख पाते तो यही समझते कि मैंने भूत देख लिया था। सूरत कैसे देख पाता? वो तुम्हारे उस फैंसी झरोखे में से मेजबान की सिर्फ आंखें जो दिखाई देती हैं आने वाले को। हाँ, फिर तुमने अपना परिचय दिया तो मेरी जान में जान आई। फिर मुझे ये भी सूझा कि तुम्हारी मूछें नहीं थी। हेयर स्टाइल में भी फर्क है। अब दिखाई दे रहा है, तब तुम्हारे हेयर स्टाइल की तरफ मेरी तवज्जो नहीं गई थी। अब जैसी छक्के छुड़ा देने वाली बात
तुमने मुझे सुनाई वैसी ही एक मेरे से भी सुनो। क्या तुम शशिकांत का कत्ल करती तो ये गुनाह बेलज्जत वाला काम होता। क्यों? क्योंकि इस बाबत जो लाइन ऑफ एक्शन तुमने सोची थी वो ही तुम्हारे खाबिन ने पकड़ी हुई थी। वो भी उसका कत्ल करने पर आमादा था। हाँ, नहीं हो सकता। क्यों? वो अपने सगे भाई के कत्ल का ख्याल भी नहीं कर सकता था, इसीलिए तो ये नामुराद कदम मुझे उठाना पड़ रहा था। तुम्हारी सोच में दो नुक्स हैं। क्या? एक तो ये कि उसका शशिकांत का कत्ल करने का कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन अभी तो तुमने कहा कि वो कत्ल मेरा करता और जाहिर करता कि शशिकांत मर गया था। मेरे शशिकांत का हमशक्ल होने का वो ये फायदा उठाना चाहता था। ओह ओह, मैं तो तकदीर से ही बच गया, वरना ये बलि का बकरा अपने क्लाइंट की अप्सरा जैसी बीवी के मरमरी जिस्म का भोग लगाए बिना ही जहन्नुम रसीद हो गया होता। अब तो भोग लग चुका। उसने बहुत नशीली आंखों से मुझे देखा। अब तो जन्नत नसीन होगे ना? हो भी चुका। वहीं तो बिचर रहा हूं मैं इस वक्त। मेरा तो नश्वर शरीर ही इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद है। आत्मा तो कब की। बातें मत बनाओ और बोलो, दूसरा नुक्स क्या है मेरी सोच में? शशिकांत तुम्हारे पति का भाई नहीं, शशिकांत तुम्हारे पति का कुछ भी नहीं लगता। उसके चेहरे पर हैरानी के बड़े सच्चे भाव आए। तुम्हें किसने कहा? वो बोली, खुद तुम्हारे पति ने। कमाल है। क्या किस्सा है भाई, साफ बताओ। मैंने उस बाबत जो कुछ मदान से सुना था दोहरा दिया। हद हो गई। सारी बात सुन चुकने के बाद वो बोली, यानी कि मैं तो बाल बाल बची खून से अपने हाथ रंगने से। मदान भी? मैं बोला, तुम्हें यकीन है कि खून मदान ने नहीं किया? लगता है तुम्हें यकीन नहीं है। वो मुझे पट्टी पढ़ा रहा था कि पूछे जाने पर मैं यही कहूं कि कल शाम से वो घर पर ही था। मैंने ही उसे ऐसा करने की राय दी थी, लेकिन तब मुझे ये नहीं सूझा था कि उस पट्टी को पढ़ने में तुम्हारा भी फायदा है। मेरा क्या फायदा है? मुझे तो उल्टे सफेद झूठ बोलना पड़ेगा कि वाह मेरी भोली बेगम, क्या हुआ? अरे तुम उसकी यूं गवाह बनी तो वो तुम्हारा गवाह न बना? तुम्हारे ये कहने से कि वो कल शाम से घर पर था, क्या अपने आप ही स्थापित ना हो गया कि तुम भी कल शाम घर पर ही थी? ऐसी गवाही की जितनी उसे जरूरत है उससे कहीं ज्यादा तुम्हें जरूरत है। कहने को पति पर एहसान किया कि उसकी खातिर कुर्बान होकर झूठ बोल रही हो। असल में अपनी पोजीशन मजबूत की, मेटकाफ रोड की अपनी कल की विजिट की बाबत जो कुछ तुमने अभी मुझे बताया है, वो अगर मदान को पता लग जाए तो उसे अपने बचाव के लिए तुम्हारी गवाही की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं फंस जाऊं तो वो खुश होगा? बहुत ज्यादा। वो मेरा दीवाना है। अपनी जिंदगी का भी तो दीवाना होगा। जब जिंदगी ही ना रही तो ऐसी दीवानगी किस काम की? जान है तो जहान है मेम साहब। तुम ठीक कह रहे हो। तुम उसे कह तो नहीं दोगे कुछ? हरगिज नहीं। शुक्रिया। जुबानी ज्यादा खाने से बदहजमी हो जाती है। चलो मान ली तुम्हारी बात। तुम भी क्या याद करोगी कि किसी संतोषी जीव से पाला पड़ा था। अब ये बताओ कि शशिकांत की कोठी से रुखसत होने के बाद तुमने क्या किया था? मैंने पिस्तौल से पीछा छुड़ाया था। कहाँ, कैसे? पहले मैं बस अड्डे वाले जमुना के नए पुल पर गई थी, लेकिन उस दर बहुत आवाजाही थी। जमुना के पुराने पुल का रुख किया तो पाया कि वहां तो उससे भी ज्यादा रश था। आखिर में मैं वजीराबाद के पुल पर पहुंची थी, जो कि काफी हद तक सुनसान था। वहां मैंने पिस्तौल को जमुना में फेंका था और वापस लौट आई थी। कहाँ? फ्लैग स्टाफ रोड। वहां मेरी बहन सुधा माथुर रहती है। यहाँ से मैं यही कहकर गई थी कि मैं बहन से मिलने जा रही थी। वहां मेरी हाजिरी जरूरी थी। वहां से मैंने मालूम करना था कि मेरे पीछे मेरे पति ने वहां फोन तो नहीं किया था, जैसे कि वो अक्सर करता था। ऐसा फोन आया होने पर मैं कहती कि मैं सुधा के साथ बाजार गई थी, और पूछे जाने पर वो भी यही कहती। फोन आया था? नहीं, जो कि मेरे लिए सहूलियत की बात थी। मैंने सुधा को समझा दिया था कि पूछे जाने पर वो यही कहे कि मैं शाम से वहीं थी। मदान सुधा की बात पर एतवार करता है? अभी तक तो करता है। इसका सबूत यह है कि सुधा के यहाँ जाने से उसने मुझे कभी नहीं रोका, और कहीं मैं अकेले जाने की कहूँ
तो जरूर हुज्जत करता है, अमूमन नहीं जाने देता। लेकिन सुधा के यहाँ जाने के बहाने या वहां जाकर तुम कहीं भी जा सकती हो। उसने बड़ी अनमने भाव से सहमति में गर्दन हिलाई। तुम्हारी बहन की आवाज तुम्हारे से मिलती है, सिर्फ अंदाजे बयां का फर्क है। खास जरूरत आन पड़ने पर वो तुम्हारे अंदाज में बोलकर मदान को यकीन दिला सकती है वो तुमसे ही बात कर रहा है, ठीक? उसने आंखें तरेर कर मेरी तरफ देखा। अपनी बहन के सदके मदान को धोखा देने का तुम्हारा ये सिलसिला आम चलता होगा। इसमें धोखे की कौन सी बात है? जिस बात को छुपाने की जरूरत हो वो धोखे की ही होती है। नंबर 2, सृष्टि में कोई उम्र दराज खाविंद पैदा नहीं हुआ जो अपनी नौजवान बीवी पर शक न करता हो। नंबर 3, सृष्टि में कोई ऐसी नौजवान बीवी पैदा नहीं हुई जो अपने उम्र दराज खाविंद को धोखा न देती हो। ओह शट अप, आपस की बात है स्वीट हार्ट, कोई नुक्स नहीं निकाल रहा मैं तुम्हारे में। जहां तक मेरा सवाल है, मुझे तो हरजाई किस्म की औरतें खास पसंद आती हैं। क्यों, दूसरी किस्म की औरतें नहीं पसंद आती? इसके अलावा कोई दूसरी किस्म भी होती है औरतों की? फिर लगे बहकने। खैर, बात यह हो रही थी कि बहन के सदके मौज मेले का तुम्हारा सिलसिला आम चलता होगा। उसने उत्तर न दिया। और तुम्हारे सदके बहन का सिलसिला? आई सेड शट अप। वैसे कौन है वो खुशनसीब, कौन है वो मुकद्दर का सिकंदर जिसे बहन के सदके मदान की खीर में चम्मच मारने का मौका देती हो? अभी तुम क्या करके हटे हो? मेरा मतलब है स्टडी कौन है? मैं तो कैजुअल लेबर हुआ ना। तुम्हारी खिदमत बजा लाने की पक्की नौकरी किसकी लगी हुई है? ऐसा कोई नहीं है। यानी कि बताना नहीं चाहती? अरे कहा ना, ऐसा कोई नहीं है। ओके, वो किस्सा फिर कभी सही। अब तुम ये बताओ कि जब तुम फ्लैग स्टाफ रोड पहुंची थी तो तुम्हारी बहन घर पर थी? नहीं, लेकिन वो मेरे सामने ही वहां पहुंच गई थी। कहां से? जहां कहीं भी वो गई थी। ना मैंने उससे इस बाबत सवाल किया था और ना उसने खुद बताया था। हाँ, इतना उसने जरूर कहा था कि एकाएक ही उसे बहुत जरूरी काम पड़ गया था, जिसकी वजह से वो थोड़ी देर के लिए करीब ही कहीं गई थी। बहन के पास कितनी देर ठहरी तुम? यही कोई 15-20 मिनट। और कहाँ गई थी? कहीं भी नहीं। वहां से उठी तो सीधे यहाँ आई थी। कब पहुंची यहाँ? मुझे टाइम का कोई अंदाजा नहीं। मदान कहता है तुम 9:30 बजे लौटी थी। उसने घड़ी देखी होगी। पुनीत खेतान से वाकिफ हो? वो मदान का लीगल एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर भी है। टैक्स भरने के लिए ऑडिट वाडिट का काम भी वही देखता है। यानी कि वाकिफ हो? हाँ, वो यहाँ आता रहता है क्योंकि मदान उसका क्लाइंट है। हाँ, बस इसी वजह से तुम्हारी उससे वाकफियत है। और क्या वजह होगी? तुम बताओ। और कोई वजह नहीं। यानी कि मदान से शादी के बाद ही तुम्हारी पुनीत खेतान से वाकफियत हुई? जाहिर है। फिर तो मैं बड़े सहज स्वर में बोला, जरूर वो लड़की तुम्हारी हम नाम और हम शक्ल होगी जो इसी पुनीत खेतान के ऑफिस में टाइपिस्ट हुआ करती थी। वो सकपकाई। कोई बड़ी बात नहीं, मैं बोला, हो जाते हैं ऐसे इत्तेफाक। आखिर मैं भी तो हूँ शशिकांत का हमशक्ल, अलबत्ता हम नाम नहीं हूँ। मिस्टर, ये तुम क्या? अब 1,00,000 रुपए का सवाल, सोच के जवाब देना। हो सके तो सच्चा जवाब देना, ना हो सके तो भी चलेगा, पहले की तरह। तो पहले की तरह? हाँ, झूठ बोलने का तुम्हें पूरा अख्तियार है। मैं भला खामखा क्यों झूठ बोलूंगी? हाँ, ये भी एक गहरी रिसर्च का मुद्दा है। क्या पूछना चाहते हो? 1,00,000 रुपए का सवाल। वो तो हुआ, लेकिन सवाल क्या है? इंश्योरेंस की जानकारी तुम्हें कैसे है? क्या मतलब? मैं शशिकांत के 50 लाख रुपए के जीवन बीमे की बात कर रहा हूँ। उस बीमे की बाबत मदान से मेरी बात हुई थी। उसने कहा था कि उस बीमे के बारे में उसके, शशिकांत के, बीमा कंपनी के और उसके वकील पुनीत खेतान के अलावा और कोई नहीं जानता था। तुम्हारे बारे में मैंने मदान से खास तौर से सवाल किया था। जवाब मिला था कि तुम्हें इंश्योरेंस की कोई वाकफियत नहीं थी। अब बोलो, कैसे है तुम्हें इंश्योरेंस की जानकारी? उसने उत्तर न दिया। वो निगाहें चुराने लगी। जवाब जल्दी दो, मैं चेतावनी भरे स्वर में बोला, वरना गब्बर आ जाएगा। कौन? तुम्हारा हस्बैंड मदान। तभी कालबेल बजी। लो,
मैं असहाय भाव से कंधे झटकाता हुआ बोला, शैतान को याद करो, शैतान हाजिर। वो उठकर दरवाजे के पास पहुंची। वहां पहले उसने दरवाजे का झरोखा खोलकर बाहर झांका और फिर दरवाजा खोल दिया। आगंतुक पुनीत खैतान था। मैं फैसला न कर सका कि फ्लैट में उसका कदम पहले पड़ा था या मधु की नंगी कमर में उसका हाथ पहले पड़ा या उसके मुंह से हल्लो माई लव पहले निकला। वो यकीनन अभी उसे आलिंगन बद्ध भी करता, लेकिन मधु उससे छिटककर परे हट गई और अपनी तरफ से बड़े गोपनीय ढंग से मेरी तरफ इशारा करने लगी। खैतान सकपकाया। उसकी निगाह मेरी तरफ उठी। ओ हेलो। फिर वह जबरन मुस्कुराता हुआ बोला, हेलो। मैं उठता हुआ बोला, बड़ी जल्दी दोबारा मुलाकात हो गई खैतान साहब। साफ जाहिर हो रहा था कि वो मधु के वहां अकेले होने की अपेक्षा कर रहा था। मदान को वो जरूर कहीं पीछे ऐसी जगह छोड़ के आया था जहां से उसके जल्दी न लौट पाने की उसे गारंटी थी, मसलन मौकाए वारदात या पुलिस स्टेशन या ऐसी ही किसी और जगह। और वो बखूबी जानता था कि मदान की गैर हाजिरी में वहां और कोई नहीं होता था। तुम यहाँ कैसे? वो बोला। वैसे ही, मैं बोला, जैसे आप क्या? अपने क्लाइंट से मिलने आया था। आप भी अपने क्लाइंट से ही मिलने आए होंगे क्या? ओ हाँ हाँ, आई मीन जाहिर है। जी हाँ, मैंने एक नकली जमाई ली। बिल्कुल जाहिर है। बहरहाल आप बैठकर मदान साहब का इंतजार कीजिए। बंदा चला। बैठो, मैं भी चलता हूँ। नहीं नहीं, आप तो अभी पहुंचे हैं। मैं बहुत देर का आया हुआ हूँ और मेरी खातिर तो हो भी चुकी है। मैं फिर आऊँगा। उसका सिर स्वयं ही सहमति में हिला। और मधु जी? मैं मधु की तरफ घूमकर इंतहाई मीठे स्वर में बोला, जो लाख रुपए का सवाल अभी मैं आपसे पूछ रहा था, उसके जवाब पर बराए मेहरबानी अब सिर न धुनिएगा। मुझे अपने सवाल का उत्तर मिल गया है। और फिर मधु के कुछ बोल पाने से पहले ही मैं वहां से कूच कर गया। लॉबी से मैंने मंदिर मार्ग फोन किया। सुजाता मेहरा हॉस्टल में मौजूद थी। मालूम हुआ कि बस वो वहां पहुंची ही थी। मैंने उससे दरख्वास्त की कि वो वहीं रहे। मैं तुरंत मंदिर मार्ग के लिए रवाना हो रहा था। होटल से निकलकर मैं मंदिर मार्ग के लिए एक ऑटो में सवार हो गया। अपनी कार मुझे सुबह से ही याद आ रही थी, लेकिन उसे लाने के लिए ग्रेटर कैलाश जा पाने लायक फुर्सत मुझे सुबह से ही नहीं लगी थी। दूसरी बात, सुबह से कोई पेट पूजा कर पाने की भी फुर्सत नहीं लगी थी। दूसरी बात ने मुझे रास्ते में गोल मार्केट रुकने के लिए प्रेरित किया, जहां से कि मैंने कुछ कबाब और टिक्के खरीदे। मैं मंदिर मार्ग सुजाता मेहरा के हॉस्टल के कमरे में पहुंचा। नॉन वेज खाती हो? जाते ही मैंने पहला सवाल किया। हाँ, वो तनिक हड़बड़ाकर बोली। क्यों? लाया हूं। सुबह से कुछ खाना नसीब नहीं हुआ, तुम खाओगी ना? वाह, नेकी और पूछ पूछ। मेरे अपने पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैंने पैकेट उसे थमा दिया। उसने कहीं से एक बड़ी प्लेट बरामद की और उसमें कबाब सजा दिए। उसने प्लेट मेज पर रख दी और फिर दोपहर की तरह ऐन आमने सामने, वो पलंग पर, मैं कुर्सी पर बैठ गए। क्या हुआ मेटकाफ रोड पर? मैंने पूछा। सब ठीक ठीक हुआ, वो बड़े इत्मीनान से बोली। मैंने वहां जाकर वही कुछ किया जो कुछ तुमने मुझे करने को कहा था। मैंने शोर मचाया, लोग इकट्ठे हो गए। फिर एक पड़ोसी ने ही पुलिस को फोन किया। सुधीर, पुलिस ने मेरे ऊपर जरा भी शक नहीं किया। बढ़िया। पुलिस के अलावा और कौन था वहां? पहले मरने वाले का भाई लेखराज मदान वहां आया था। फिर 4 बजे के करीब वो वकील पुनीत खैतान वहां आया था। बस, और तो कोई नहीं आया था वहां। तुम कब आई वहां से? बताया तो था फोन पर। तुम्हारा फोन आने के वक्त बस पहुंची ही थी यहाँ। खैतान कब तक ठहरा था वहाँ? तभी तक जब तक मैं ठहरी थी। हम दोनों इकट्ठे ही वहाँ से रुखसत हुए थे। उसने तो मंडी हाउस तक मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट भी दी थी। एकदम नई टोयोटा कार है उसके पास। मजा आ गया ड्राइव का। वो तो आना ही था। तब मदान अभी वहीं था? न सिर्फ था, अभी काफी देर तक वहीं रहने वाला भी था। वो किस लिए? पुलिस उससे और पूछताछ करना चाहती थी। फिर पोस्टमार्टम की भी कोई बात थी। यानी कि मेरा अंदाजा गलत नहीं था।
मदान को मेटकाफ रोड पर लंबा फंसा पाकर ही वो बीबी का यार लपकता झपकता 12 खंबा पहुंचा था। कल रात की कोई और बात याद आई तुम्हें? मैंने पूछा। हाँ, वो तत्काल बोली, याद आई तो है एक बात। क्या? कल शाम 4 बजे मुझे शशिकांत की एक फोन कॉल सुनने का इत्तेफाक हुआ था। अच्छा? हाँ, वो उस वक्त अपनी स्टडी में था और मैं पिछले बेडरूम में थी। वहाँ कोठी में एक ही टेलीफोन कनेक्शन है जिसके 3-4 जगह पैरेलल फोन है। मैंने एक सहेली को फोन करने के लिए फोन उठाया था तो पाया था कि फोन पर पहले ही बातचीत हो रही थी। यूं बातचीत बीच में सुनने की मेरी कोई नियत नहीं थी। मैंने तो यूं ही थोड़ी देर रिसीवर कान से लगे रखा था और यूं आई अंडरस्टैंड हो जाता है। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। क्या सुना तुमने? फोन पर शशिकांत किसी माथुर नाम के आदमी से बात कर रहा था। दोनों में किसी बात पर तकरार हो रही थी। दूसरी ओर से बोलने वाला माथुर नाम का वो आदमी बहुत भड़क रहा था, आपे से बाहर हुआ जा रहा था। शशिकांत फोन पर उसे शांति बरतने को कह रहा था और उसे राय दे रहा था कि फोन पर गरजने बरसने की जगह वो शाम 8:30 बजे उसके घर पर आकर उससे बात करे। जवाब में उसने गरज कर कहा था कि अगर उसे उसके घर आना पड़ा तो वो उससे बात करने नहीं, उसे शूट करने आएगा। एन यही कहा था उसने। शब्द जुदा हो सकते हैं लेकिन कहा यही था उसने। माथुर नाम ठीक से सुना था? हाँ, साफ सुना था। सिर्फ माथुर, पूरा नाम नहीं ना? वो फोन शशिकांत ने किया था या उसे आया था? मालूम नहीं। फोन आए तो घंटी बजती है सारे पैरेलल टेलीफोनों पर। बेडरूम के फोन की नहीं बजती। वहां के फोन में घंटी को ऑन ऑफ करने का बटन है जो कि दिन में ऑफ रहता है। था कौन वो माथुर? मुझे क्या पता? शशिकांत को तो पता होगा, जाहिर है, लेकिन मैं उससे पूछ थोड़े ही सकती थी। पूछती तो उसे पता न लग जाता कि मैं कॉल बीच में सुन रही थी। और फिर मैंने क्या लेना देना था किसी माथुर से या शशिकांत से, उसके झगड़े से? ये महज इत्तेफाक था कि कल शशिकांत के साथ झगड़े फसाद ज्यादा हो रहे थे या वो था ही ऐसा आदमी? क्या मतलब? देखो ना, कल 3-4 घंटे के वक्फे में ही पहले वो फोन पर माथुर नाम के उस आदमी से झगड़ा, फिर उसकी अपने वकील से तकरार हुई, फिर तुम्हारे से जुबानी जंग छिड़ी। अब मैं क्या कहूँ, बाज वक्त आदमी का मूड ही कुछ ऐसा होता है। तुमने ये माथुर वाले टेलीफोन वार्तालाप की बाबत पुलिस को बताया था? नहीं। क्यों? तब मुझे ध्यान ही नहीं आया था इस बात का। कत्ल 8:30 बजे हुआ था। मैं अर्थपूर्ण स्वर में बोला। मैंने भी बताया था और मेटकाफ रोड से भी खबर लगी होगी तुम्हें। फिर तो उसी ने किया होगा कत्ल। वो तनिक उत्तेजित स्वर में बोली। किसने? माथुर नाम के उस शख्स ने जिसने 4 बजे शशिकांत को फोन किया था, या जिसे शशिकांत ने फोन किया था? जिससे शशिकांत ने फोन पर 8:30 बजे की अपॉइंटमेंट फिक्स की थी और जो फोन पर ही उसे शूट कर देने की धमकी दे रहा था। अगर वो अपनी धमकी पर खरा उतरने का ख्वाहिशमंद होता तो 22 कैलिबर की कोई खिलौना सी रिवाल्वर साथ न लिए होता। शॉर्ट नोटिस पर उसे वही रिवाल्वर उपलब्ध होगी। एकाएक बड़ी सयानी बातें करने लगी हो। क्या गलत बात कही मैंने? कोई नहीं। डिसूजा से तुम्हारी बात हुई? नहीं। पुलिस को उसकी खबर लग गई? पुलिस को? हाँ, आखिर वो भी तो कत्ल के इस ड्रामे का अहम किरदार है। ओह, पुनीत खेतान ने उसका जिक्र पुलिस से किया था? मालूम नहीं। किया था तो मेरे सामने नहीं किया था। और तुमने? मैंने नहीं किया था। खामखा क्यों मुंह फाड़ती? मैं मेरे से इस बाबत कुछ पूछा जाता तो मैं कह देती। अब तुम क्या करोगी? मैं क्या करूंगी? क्या मतलब? भाई, तुम्हारा एम्प्लॉयर, तुम्हारा प्रॉस्पेक्टिव गॉडफादर तो मर गया। वो लापरवाही से बोली। उसका क्या है, कोई और मिल जाएगा। ये भी ठीक है, यानी कि इस फ्रंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने बड़े आत्मविश्वास के साथ इनकार में सिर हिलाया। उस घड़ी मुझे अपना एक बड़ा पसंदीदा चुटकुला याद आया, जो था तो चुटकुला लेकिन उस घड़ी की हकीकत को बड़ी खूबी से चरितार्थ कर रहा था। 7-8 साल की एक लड़की ने अपनी माँ से पूछा कि खसम क्या होता था। माँ ने बेटी को समझाया
कि बेटी जब तू बड़ी होगी, अच्छी लड़की बनेगी तो तुझे एक मिल जाएगा। अगर मैं अच्छी लड़की न बनी, बेटी ने पूछा। तो कई मिल जाएंगे, माँ का जवाब था। वाकई दिल्ली शहर में बिगड़ी हुई खूबसूरत नौजवान लड़की के लिए इस फ्रंट पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर उससे फिर मिलने का वादा करके मैं वहां से रुखसत हुआ। हॉस्टल के पीसीओ से मैंने फ्लैग स्टाफ रोड फोन किया और अपना नाम बताकर कृष्ण बिहारी माथुर से बात करने की इच्छा व्यक्त की। मेरे नाम ने इस बार जादुई असर दिखाया। किसी ने मुझे टरकाने की कोशिश न की और ना ही गैर जरूरी सवाल पूछे। मुझे बड़े अदब से बताया गया कि तबीयत ठीक न होने की वजह से साहब जल्दी सोने चले गए थे। मैंने मनोज माथुर का नाम लिया। मालूम हुआ कि छोटे मालिक घर पर नहीं थे। आखिर में मैंने सुधा माथुर से बात करनी चाहिए तो मुझे एक और नंबर बता दिया गया। मैंने वो नया नंबर डायल किया तो सुधा माथुर से मेरी बात हुई। सुधा जी, अपना परिचय देने के बाद मैं बोला, मैं दरअसल मनोज से बात करना चाहता था। आप बता सकती हैं कि वो इस वक्त कहाँ मिल सकता है? किसी डिस्को में होगा, जवाब मिला। शाम को तकरीबन ऐसी ही जगहों पर जाता है वो। डिस्को तो शहर में कई हैं, सबका चक्कर लगाने में तो रात बीत जाएगी। शुरुआत अब्बा से करके देखो, उसके वहां होने के ज्यादा चांसेस हैं। अब्बा डिफेंस कॉलोनी में, मुझे मालूम है कहाँ है। घर कब लौटता है वो? आधी रात के बाद, कभी कभार तो सुबह 4 बजे। यहाँ आके उसका इंतजार करना बेकार होगा। ओह, बात क्या है? क्यों मिलना चाहते हो उससे? कोई खास वजह नहीं, यूं ही मालूमात की खातिर। तकलीफ माफ सुधा जी, गुड नाइट। मैंने एक ऑटो पकड़ा और डिफेंस कॉलोनी के लिए रवाना हो गया। मैं पहुंचा पंडारा रोड। मंदिर मार्ग से रवाना मैं डिफेंस कॉलोनी जाने के लिए हुआ था, लेकिन इंडिया गेट के राउंड अबाउट पर पहुंचने पर ही मेरा इरादा डिसूजा के घर झांकने का बना था। वो अपने घर पर मौजूद था। मैंने भाड़ा चुकाकर ऑटो को विदा कर दिया। डिसूजा कोई 30-32 साल का विलायती पॉप सिंगरों जैसे रख रखाव वाला नौजवान था, जो एक कान में बाली पहनता था और माइकल जैक्सन की तरह अपने झब्बेदार बालों में से एक कुंडल अपने माथे पर लटका के रखता था। मुझे उसकी आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक की हल्की सी परत तक दिखाई दी। अपनी दोनों नंगी बाहों पर उसने 36 तरह के गोदने गुदवाए हुए थे। मैंने उसे अपना परिचय दिया। उसने खामोशी से मेरे से हाथ मिलाया और एक फोल्डिंग चेयर खोलकर उस पर मुझे बिठाया। कहाँ गायब रहे सारा दिन? मैंने बड़े आत्मीयतापूर्ण स्वर में पूछा। सुजाता भी तुम्हारी फिक्र कर रही थी। लॉकअप में बंद था, वो बोला। अभी छूटा 1 घंटा पहले। लॉकअप में? मैं हैरानी से बोला, कहाँ? तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन। क्या किया था? पी के गाड़ी चलाता था, ड्रंकन ड्राइविंग। ब्लडी होल नाइट लॉकअप में कटा। आज भी पैसा देकर छूटा। बहुत डिफिकल्टी हुआ। कितनी पी ली थी? 1 बॉटल, दैट्स ऑल, जास्ती नहीं। पकड़े क्यों गए? ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ा, बोला गाड़ी ठीक नहीं चलाता, एक्सीडेंट करना मांगता। ट्रैफिक पुलिस वाले तो चालान करके छोड़ देते हैं। नशे में मैं कुछ लफड़ा किया। ओह, तुम्हें मालूम है शशिकांत का कत्ल हो गया है? उसके चेहरे पर हैरानी के बड़े जेन्युइन भाव आए। कब? उसके मुंह से निकला, कल रात को कोई 8:30 बजे। कौन किया? अभी पता नहीं चला, पुलिस की तफ्तीश जारी है। मेरी असाइनमेंट भी कातिल का पता लगाने की ही है। ओह, पुलिस को यह खबर लगे बिना नहीं रहने वाली कि कल शाम तुम भी शशिकांत की कोठी पर गए थे। उनका बुलावा भी बस आता ही होगा तुम्हें, इसलिए बेहतर यही होगा कि अपने बयान का मेरे साथ रिहर्सल कर लो। बयान जो तुम्हें पुलिस को देना होगा? ओह, तुम्हारी सुजाता से 7 बजे की अपॉइंटमेंट थी, लेट कैसे हो गए थे? कार की वजह से। क्या मतलब? मेरे पास मोटरसाइकिल है। कल मैं एक फ्रेंड का कार उधारी मांगा। फ्रेंड शाम को कार तो दिया, प्रॉमिस था, पर उसमें पेट्रोल कम था। पंप पर पेट्रोल डलवाने में 20 मिनट वेस्ट हुआ। क्लोजिंग का टाइम था, कुछ रश था, पेट्रोल ही लेट किया मेरे को।
7 बजे उधर मेटकाफ रोड पहुंचने का था, बट शाम 7 बजे से 15 मिनट ज्यादती पर पहुंचा। मैं उधर उसकी कोठी के कंपाउंड में क्या घुस गया, ब्लडी बास्टर्ड, मेरा फुल इंसल्ट करके रख दिया। मैं ब्लडी कोठी में तो कदम भी न रखा, बोला कंपाउंड भी कहाँ एंट्री किया। बहुत इंसल्ट हुआ मेरा। वो तो मिस्टर खेतान मेरे को बोला कि सुजाता उधर से चली गई थी और मेरे को उसे बाहर रोड पर कहीं देखने का था। तुम खेतान को, पुनीत खेतान को जानते हो? यस। कैसे? मैन, वो शशिकांत का लीगल एडवाइजर है। जब नाइट क्लब ओपन था तो वो उधर राजेंद्र प्लेस में आता था सेवरल टाइम्स। फिर आगे क्या हुआ? मैं उधर कोठी से बाहर निकलकर रोड पर आया। मैं रोड पर देखा, बस स्टैंड पर देखा, रोड के दोनों कॉर्नर तक देखा, बट यू सी सुजाता उधर किधर भी मेरे को नहीं मिली या मेरे को दिखाई नहीं दी। उसे मालूम था तुम आने वाले हो। वो तो 7 बजे ही कोठी से बाहर निकल आई थी। अगर वो तुम्हारी ही राह तकती वहां मौजूद थी तो उसे तो तुम आते दिखाई देने चाहिए थे। मैं भी ऐसा सोचा। मेरे को ऐसा फीलिंग है कि वो मेरे को कार पर एक्सपेक्ट नहीं करती थी। उसको मेरी मोटर बाइक मालूम। सी मस्ट बी ऑन द लुक आउट फॉर ए मोटर बाइक। मैं उधर कार में गया, सो कंफ्यूजन। हो सकता है सुजाता तुम्हें मेटकाफ रोड पर ना मिली तो फिर तुमने क्या किया? मेरे को ब्लडी बहुत एजिटेशन हुआ। ब्लडी खुद बुलाया मेरे को और वेट नहीं किया। तुम टाइम पर तो नहीं आए थे। ओनली 15 मिनट्स लेट था मैं। ऊपर से शशिकांत से उसका तीखा झगड़ा हो गया था। वैसा कुछ ना हुआ होता तो तुम और भी लेट आते तो वो वहीं होती। झगड़े की वजह से ही गुस्से से आग बबूला होकर वो एकाएक वहां से चली गई थी। आई अंडरस्टैंड नाउ, बट एट दैट टाइम आई वॉज वेरी अपसेट। फिर जब वो मेटकाफ रोड पर न मिली तो तुमने क्या किया? मैं सोचा कि उधर से वो किधर जाएगी तो अपना हॉस्टल में जाएगी। मैं मंदिर मार्ग पहुंचा, वो उधर पहुंची ही नहीं थी। तो मैन, आई वॉज गेटिंग मेड। वाई? आई वॉज स्टूड अप। तुमने ऐसा सोचा कि शायद वो जानबूझकर तुम्हें अवॉइड कर रही थी। वो तुम्हारे साथ डेट फिक्स कर बैठी थी और फिर एन मौके पर तुम्हारे साथ शाम बिताने का उसका इरादा बदल गया था। एग्जैक्टली, यू सेड इट मैन। मैं एग्जैक्टली यही सोचा। तब मेरे को लगा कि वो उधर कोठी में ही थी और उसी के बोलने पर शशि मेरे को उल्टा सीधा बोलकर उधर से भगाया और वो खेतान मेरे को बोला कि वो बाहर रोड पर कहीं होगी। फिर मैं कार में ही बैठकर विस्की का बाटल खोला और 2-3 ड्रिंक लिया। फिर मैं बैक मेटकाफ रोड गया। क्यों? मेरे को कंफर्म होना मांगता था कि सुजाता उधर थी या नहीं। आई वांटेड टू क्रिएट ए सीन देयर। मैं उधर जबरदस्ती घुसना मांगता था और सुजाता को उधर देखना मांगता था। किया ऐसा तुमने? घुसे तुम जबरन भीतर? उसने इनकार में सिर हिलाया। क्यों? मेरे से पहले उधर अपनी फेमस लाल मारुति पर पिंकी माथुर पहुंच गई। फेमस लाल मारुति? यस मैन। ब्लडी जितने का कार उससे ज्यादा का एसेसरी एवरीबॉडी नोज। तुम पिंकी माथुर को जानते हो? मैं पहचानता। कैसे? शशि का नाइट क्लब जब ओपन तो वो उधर रेगुलर आती। हर कोई पहचानता उसे। फेबुलस फैमिली बैकग्राउंड, रोटन हैबिट्स, बैग्स ऑफ मनी टू स्पेंड, यू नो द टाइप। यस, एवरीबॉडी इज आफ्टर सच चिक्स। आई नो। वो अपनी लाल मारुति पर वहां पहुंची। फिर वो कार बाहर पार्क किया और कंपाउंड में एंटर किया। फिर वो कोठी के मेन गेट पर पहुंची, डोर को ओपन किया और इनसाइड एंटर कर गया। मैं समझ गया कि सुजाता भीतर नहीं थी। वो कैसे? मैन, शशि एक छोकरी की प्रेजेंस में दूसरी छोकरी को नहीं बुलाना सकता। दूसरी छोकरी बिन बुलाए आई हो सकती थी। ऐसा होता तो वो बेल करती, आयरन गेट से नहीं तो इनसाइड कोठी के मेन गेट से बेल करती। होस्ट दरवाजा खोलता, कम इन बोलता तो एंट्री लेती। पिंकी तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये महज इत्तेफाक था कि पिंकी ने ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन जो कुछ डिसूजा ने देखा था
उसके मुताबिक उसने जो नतीजा निकाला था वो गलत नहीं था। फिर प्रत्यक्षता, मैं बोला। फिर मैं उधर से मूव कर गया, वो बोला, और बेंगलोर रोड पहुंचा जिधर मेरी एक और लेडी फ्रेंड होती। ब्लडी बैड लक कि वो भी नहीं मिली। फिर मैं ब्लडी विस्की बॉटल को ओपन किया और फुल बॉटल कंज्यूम किया। बैग इधर आ रहा था तो तिलक मार्ग पर पुलिस पकड़ लिया। ड्रंकन ड्राइविंग में, होल नाइट लॉकअप में, ब्लडी होल डे लॉकअप में। पैसा दिया तो छूटा। वाट लक, वाट लाउजी लक। मैंने हमदर्दी जताई। एंड नाउ मैन, उसने जोर से जमाई ली, इफ यू डोंट माइंड। ओह नो, नॉट एट ऑल। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर कोऑपरेशन। नेवर माइंड, मेक द सीन सम अदर टाइम। यू आर मोस्ट वेलकम। वो मुझे दरवाजे तक छोड़ने आया। मैन, वहां एकाएक वहां बोला, योर फेस। क्या हुआ मेरे चेहरे को? मैंने अपने मुंह पर हाथ फेरता हुआ बोला, हुआ कुछ नहीं, बट यू नो, एकदम शशि का माफिक लगता है, लाइक डबल रोल। ओह, मैं हंसा। तो आखिरकार सूझ गया तुम्हें? सूझा तो पहले भी, बट बोला अब। इत्तेफाक की बात है, मैं बोला और उससे हाथ मिलाकर वहां से विदा हो गया। मैं अब्बा पहुंचा। वो मेरी जानी पहचानी जगह थी। उसकी आधी ग्रीक आधी हिंदुस्तानी हसीन तरीन बेली डांसर पार्टनर सिल्विया ग्रेको से मेरी पुरानी वाकफियत थी। हजरात भूले न हो तो सिल्विया ग्रेको वही मेम साहब हैं, आपके खादिम। इस पंजारी पुत्र ने मलिका के ताज वाले केस के दौरान जिन्हें बाकायदा चैलेंज करके उनकी मर्जी के खिलाफ उन्हें हासिल करके दिखाया था। उस केस में यूअर्स ट्रूली ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि सिल्विया ग्रेको खुद चलकर मेरे साथ सोने आई थी। तब खाकसार ने अपने फ्लैट के बेडरूम में उसका जैसा निर्वसन बैली डांस देखा था वैसा शायद ही कभी किसी को देखना नसीब हुआ होगा। अब्बा का दूसरा पार्टनर नरेंद्र कुमार भी मेरा जिगरी यार था, लेकिन वो साइलेंट पार्टनर था और वहां कभी कभार ही आता था। अब्बा डिफेंस कॉलोनी की एक 2 मंजिला इमारत में स्थापित था, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर डिस्कोथेक था और पहली मंजिल पर सिल्विया का आवास था। अब्बा में आपके खादिम की कितनी पूछ थी उसका ये भी सबूत था कि खुद फ्लोर मैनेजर ने आकर मुझे रिसीव किया। मैडम कहाँ हैं? मैंने पूछा। ऊपर है, मैनेजर बोला। मैं खबर कर देता हूँ, कोई जल्दी नहीं, आराम से करना, मैं यहाँ ठहरूंगा थोड़ी देर। यू आर वेलकम सर। मनोज माथुर को जानते हो? वो फ्लैग स्टाफ रोड वाले केबी माथुर साहब का लड़का। और मैं जानता हूँ सर। पहचानते भी हो? यस, रेगुलर पैटर्न है यहाँ का। इस वक्त है यहाँ? यस सर है। मैं नहीं पहचानता उसे, चुपचाप बताओ कहाँ है। उसने डांस फ्लोर के एक कोने के साथ लगी एक मेज की ओर इशारा किया, जहाँ की वो 2 निहायत खूबसूरत नौजवान जीन्सधारी हसीनाओं के साथ बैठा बतिया रहा था और ठहाके लगा रहा था। सर, मैनेजर बोला, कोई ड्रिंक? अभी नहीं, बाद में, थैंक यू सो मच फॉर नाउ। वो अभिवादन करके परे हट गया। सीधे मनोज की टेबल पर पहुंचने की जगह मैंने रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगाते धुएं और शोर से भरे हॉल में एक चक्कर लगाया। मुझे 2 और परिचित चेहरे दिखाई दिए। पुनीत खेतान डांस फ्लोर से थोड़ा परे बिछी टेबल पर एक सुंदर युवती से घुट घुट कर बातें कर रहा था। दोनों के सामने ड्रिंक्स के गिलास थे। हॉल के एक बिल्कुल ही अलग थलग कोने में एक मेज पर माथुर का प्राइवेट सेक्रेटरी नायर अकेला बैठा था। वो खामोशी से विस्की चुसक रहा था और सिगरेट पी रहा था। डांस फ्लोर पर बिलायती बैंड की धुनों पर थिरकते नौजवान जोड़ों में उसकी कोई दिलचस्पी मालूम नहीं होती थी। अब्बा वास्तव में एक 3 in 1 जगह थी। वो डिस्को भी था, नाइट क्लब भी था और कैबरे जॉइंट भी था। यही वजह थी कि वहां के पैटर्न मनोज माथुर जैसे नौजवान भी थे, नायर जैसे उम्रदराज व्यक्ति भी थे और दोनों के बीच की उम्र वाले पुनीत खेतान जैसे व्यक्ति भी थे। मैंने घड़ी पर निगाह डाली, 8:45 बजे थे। मुझे मालूम था कि 9 बजे डिस्को प्रेमी युवक युवतियों से डांस फ्लोर खाली करा लिया जाता था
और फिर वहाँ 1 घंटे के लिए कैबरे कलाकारों की परफॉर्मेंस चलती थी, जिसे सिल्विया ग्रेको खुद इंट्रोड्यूस करती थी। 10 से 11:30 बजे तक फिर डिस्को का शोर शराबा चलता था और फिर कैबरे की रात की आखिरी परफॉर्मेंस होती थी। सिल्विया ग्रेको का बेली डांस देखना हर किसी को नसीब नहीं होता था। वो केवल आमंत्रित मेहमानों के सामने आधी रात के बाद होता था। पहले होता था तो पहली मंजिल पर होता था, जहां हर किसी का आना जाना संभव नहीं था। फ्लोर मैनेजर फिर मेरे करीब आया। मैंने आपके लिए टेबल अरेंज कर दी है, वो बोला। मैंने सहमति में सिर हिलाया और उसके साथ हो लिया। मैं नायर की टेबल के करीब से गुजरा तो मैंने एक गुप्त इशारा उसकी ओर किया। इसे भी जानते हो? मैं दबे स्वर में बोला। इसका नाम नायर है, मैनेजर ने बताया। माथुर इंडस्ट्रीज में किसी ऊंचे ओहदे पर बताता है अपने आप को। मालिक का प्राइवेट सेक्रेटरी है। आप भी जानते हैं इसे? हाँ, रोज आता है यहाँ। रोज तो नहीं, अलबत्ता हफ्ते में 3-4 बार तो आता ही है। डिस्को में फिट बैठने वाली तो इसकी उम्र नहीं। कैबरे का शौकीन होगा, डांस का नहीं। मैनेजर बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोला। डांसरों का, उनके नंगे जिस्मों के दर्शनों का। वो क्या प्रॉब्लम है? डांस फ्लोर पर नहीं सर, तो डांसरों के ड्रेसिंग रूम्स में। पता नहीं कैसा आदमी है, कपड़े उतारती और कपड़े पहनती औरत का नजारा करके खुश हो जाता है। नाम मात्र के तो कपड़े पहनकर कैबरे डांसर फ्लोर पर आती हैं, लेकिन उसे देखकर इसको मजा नहीं आता है। इसको मजा आता है ये देखकर कि वो अपनी रोजमर्रा की पोशाक उतारकर उस कॉस्ट्यूम वाली स्टेज तक कैसे पहुंचती हैं और उस कॉस्ट्यूम को उतारकर अपनी रोजमर्रा की पोशाक कैसे पहनती हैं। कमाल है, मेंटल मालूम होता है सर। लड़की फ्लोर पर कैबरे कर रही होती है तो उसकी तरफ आंख नहीं उठाता। वो अपने ड्रेसिंग रूम में चेंज के लिए जाती है तो उससे पहले जाकर वहां छुप के बैठ जाता है। लड़की को पता नहीं लगता? आज तक तो लगा नहीं, लेकिन वो लेडीज के ड्रेसिंग रूम में पहुंच कैसे जाता है? यहाँ के किसी वेटर की मेहरबानी से 100 रुपए वेटर को देता है, 50 रुपए अटेंडेंट को, उसका काम बन जाता है। और तुम्हें ये बात मालूम है? हार्मलेस गेम है सर, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। स्टाफ 4 पैसे कमा लेता है, लेकिन सर जितने पैसे वेटरों को देता है उतने वो कैबरे डांसर को दे तो वो वैसे ही उसके सामने नंगी खड़ी हो जाए। फिर भी किसी को ऐतराज हो सकता है, कोई ऐसी ताक झांक को नापसंद कर सकती है। पता लगेगा तो वो नौबत आएगी ना सर। कभी आ गई वो नौबत तो पकड़ के इसकी खातिर कर देंगे। बहुत बेइज्जती होगी बेचारे की। हमें क्या, वैसे ऐसी नौबत ना ही आए तो अच्छा है। आज आएगी जी। ये जब ड्रेसिंग रूम में जा छुपे तो मुझे खबर करना। सर, डू एज आई से। यस सर। मैं एक टेबल पर पहुंचा। टेबल पर रिजर्व्ड की तख्ती रखी हुई थी, जिसे मेरे बैठते ही मैनेजर ने वहां से उठा लिया। मैं बैठ गया। मैंने डनहिल का एक सिगरेट सुलगा लिया। फिर जैसे जादू के जोर से ड्रिंक का एक गिलास मेरी कोहनी के करीब प्रकट हुआ। मनोज माथुर के पास मेरा कार्ड ले जाओ। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर मैनेजर को सौंपा। उसे बोलो मैं 1 मिनट के लिए उससे मिलना चाहता हूँ। पूछो वो यहाँ आता है या मैं उसकी टेबल पर आऊं। मैनेजर सहमति में सिर हिलाता चला गया। 2 मिनट बाद वो वापस लौटा। आपको बुला रहा है, उसने बताया। मैंने सहमति में सिर हिलाया और सिगरेट और ड्रिंक संभाले उठ खड़ा हुआ। तत्काल वेटर ने रिजर्व्ड वाली तख्ती वापस मेरी मेज पर रख दी। मैं मनोज माथुर की मेज पर पहुंचा। हेलो। जीन्सधारी बालाओं को नजरअंदाज करके मैं उससे संबोधित तो हुआ। बंदे को सुधीर कोहली कहते हैं। प्लीज सिट डाउन मिस्टर कोहली, वो सुसंयत स्वर में बोला। थैंक यू। मैं चौथी खाली कुर्सी पर बैठ गया। व्हाट डू वांट मिस्टर कोहली? मैं आज आपके पापा से मिला था, उन्होंने आपसे मेरा जिक्र किया होगा। मेरी आज डैडी से मुलाकात नहीं हुई। दैट्स टू बैड। बहरहाल मेरा पेशा क्या है यह आपने मेरे कार्ड पर पढ़ा ही होगा। आगे मैं बता देता हूँ कि उन्होंने मुझे रिटेन किया है। अच्छा, उन्हें प्राइवेट डिटेक्टिव की सेवाओं की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल जरा नाजुक है। मैं एक उड़ती निगाह युवतियों पर डालता हुआ बोला। मिक्स्ड कंपनी में इसका जवाब देना मुनासिब नहीं होगा,
नेवर माइंड, आई विल आस्क डैडी। जरूर। मेरे से क्या बात करना चाहते थे आप? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आपको शशिकांत के कत्ल की खबर है? है, वो निसंकोच बोला। कैसे? इसका जवाब वो मुस्कुराया और उसने अपनी सहेलियों की तरफ हाथ हिलाया। मिक्स्ड कंपनी में देना मुनासिब ना होगा। आप शशिकांत को जानते थे? सिर्फ नाम से वाकिफ था। नाम से कैसे वाकिफ थे? वो मेरी सौतेली माँ का कोई दूर दराज का रिश्तेदार होता था। कभी मुलाकात हुई आपकी उससे? न, कभी नहीं। कल शाम को भी नहीं? मिस्टर कोहली, कभी नहीं में क्या कल शाम शामिल नहीं होती? मुलाकात हुई न सही, लेकिन होने तो वाली थी कल शाम 8:30 बजे। कौन कहता है? अभी तो मैं ही कहता हूँ। गलत कहते हो। कल शाम 4 बजे आपकी उससे फोन पर बात नहीं हुई? नहीं हुई। मैं भला क्यों फोन करूंगा उसे? उसने आपको किया हो? नो, नेवर। आपकी उससे फोन पर कोई बात नहीं हुई? आपने उसे फोन पर यह नहीं कहा कि अगर आपको उसके घर जाना पड़ा तो आप उससे बात करने नहीं, उसे शूट करने जाएंगे? कहाँ बहक रहे हो मिस्टर कोहली, जब मैं कह रहा हूं कि आप ऐसे किसी वार्तालाप से इनकार करते हैं? हाँ, सरासर इनकार करता हूं। बहुत मुमकिन है यही सवाल आपसे पुलिस भी पूछे, चाहे फौज पूछे, मेरा जवाब यही होगा। आपके पापा के पास एक 22 कैलिबर की हाथी दांत की मूठ वाली रिवाल्वर है जिसका सीरियल नंबर D241436 है। होगी? वो लापरवाही से बोला। मुझे फायर आर्म में कोई दिलचस्पी नहीं। हाल ही में आपने उस रिवाल्वर को हैंडल किया था शशिकांत को शूट करने के लिए? वो ठठाकर हंसा। हाँ, मैं जिद भरे स्वर में बोला। बड़े ढीठ हो यार, फिर वहीं पहुंच गए। जवाब दीजिए। अरे मैंने कभी डैडी के गन कलेक्शन की ओर झांका तक नहीं। मैंने आज तक अपने हाथ में कभी कोई रिवाल्वर पकड़कर नहीं देखी। मैं कैलिबर नहीं समझता। मैं पिस्तौल और रिवाल्वर में फर्क नहीं समझता। मैं ये भी आज ही सुन रहा हूँ कि फायर आर्म पर सीरियल नंबर भी होते हैं। आप देखो मेरे भाई, शाम का वक्त है। सारा दिन ऑफिस के काम में माथा फोड़ने के बाद मैं तफरीह के लिए यहाँ आया हूँ। इसीलिए तुम भी यहाँ आए होंगे। अब क्यों रंग में भंग डाल रहे हो सिरफिरी बेमानी वाहियात बात करके? अब क्यों चाहते हो कि मुझे अफसोस होने लगे कि मैंने तुम्हारे से मिलने के लिए हामी भरी? नहीं चाहता। तकलीफ की माफी। मैं उठ खड़ा हुआ। मैं इजाजत चाहता हूँ। अरे बैठो, एंजॉय करो, हमारे साथ ड्रिंक लो, लेकिन वो किस्सा छोड़ो। थैंक यू, ड्रिंक से फिर कभी, और अगर जरूरत पड़ी तो वो किस्सा भी फिर कभी। तौबा, वो वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला। अभी भी फिर कभी? जनाब, ये एक काम है जो आपके डैडी ने मुझे सौंपा है। आप इससे तौबा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मेरी रोजी रोटी का सवाल है। बहरहाल नमस्ते। मैं वहां से हट गया। मैं पुनीत खेतान की टेबल पर पहुंचा। हेलो, मैं मुस्कुराकर बोला। पुनीत खेतान ने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। ओ हेलो, वो बोला। कमाल है भाई, चंद घंटों में 3 बार मुलाकात हो गई। पहली तो यूं ही हड़बड़ी भरी मुलाकात थी। मैं बोला, तीसरी तो अभी होगी। जायकेदार मुलाकात तो दूसरी ही थी। उसके नेत्र सिकुड़े। बैठो, वह बोला। थैंक यू। मैं एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। मीट माय फ्रेंड निशा, वह बोला। फिर युवती की ओर घूमा। डार्लिंग, ये कोहली है, सुधीर कोहली, फेमस डिटेक्टिव है, प्राइवेट। हम दोनों में हल्लों का आदान प्रदान हुआ। फिर मैं बोला, रंग में भंग तो नहीं डाला? युवती के तेवरों से साफ लगा कि मैंने रंग में भंग ही डाला था, लेकिन खेतान तत्काल चहककर बोला, नहीं नहीं, ये तो जा रही है। युवती ने सक पकाकर उसकी तरफ देखा। ठीक है ना डार्लिंग? वह बोला, लेकिन आज जाना तुम्हें खुद पड़ेगा। ये लो। उसने पर्स निकाला और 100 के कुछ नोट जबरन उसकी मुट्ठी में ठूसे। टैक्सी कर लेना और कल फोन करना। युवती उठी और भुनभुनाती हुई वहां से रुखसत हो गई। ड्रिंक मंगाते हैं, वो बोला। मैंने सहमति में सिर हिलाया। उसने एक वेटर को इशारा किया। उसने वेटर को मुट्ठी में एक 50 का नोट खोसा
और बोला, ये तुम्हारी एडवांस टिप, 1 मिनट में ड्रिंक लाओ। वेटर जैसे जादू के जोर से वहां से गायब हुआ। वो लड़की, मैं बोला, आपकी फ्रेंड दिल्ली में नहीं रहती? दिल्ली में ही रहती है। वो बोला, क्यों? टैक्सी के किराए की वजह से पूछा, जो कि आपने उसे दिया। वो तो देहरादून पहुंचने के लिए काफी था। वो हो करके हंसा। तभी वेटर ड्रिंक सर्व कर गया। हम दोनों ने चेयर्स बोला। वहां 12 खंबा। फिर मैं सहज स्वर में बोला, मदान के आने तक तो रुके ही होंगे आप? नहीं, मैं पहले चला गया था। उसने बड़ी संजीदा शक्ल बनाकर मेरी ओर देखा। कोहली, कुछ उल्टा सीधा मत सोचना। किस बाबत? मैं जानबूझकर अनजान बनता हुआ बोला, तुम्हें मालूम है, सोचना तो जो सोचना उसे दिल में रखना। मदान के आगे कुछ अनाप शनाप ना बोल देना। हुक्म दे रहे हो? दरख्वास्त कर रहा हूं। एक शर्त पर तुम्हारी दरख्वास्त कबूल हो सकती है। क्या? अपनी जुबानी कबूल करो कि मदान की बीवी से तुम्हारा अफेयर है। भाई, मैं उसे मदान से भी पहले से जानता हूं। अब हर पुरानी जानकारी कोई अफेयर ही तो। फुंदनेबाजी छोड़ो। तुम उसे उसकी पैदाइश के वक्त से जानते हो, लेकिन आज की तारीख में वो तुम्हारे से फंसी हुई है। कबूल करो। ठीक है, किया। और ये भी कबूल करो कि शशिकांत की बीमा पॉलिसी के बारे में उसे तुम्हारे से ही मालूम हुआ था। ये भी कबूल किया। क्यों बताया? इत्तेफाक से कभी मुंह से निकल गया था, किसी खास मकसद से नहीं बताया था। तुम्हें ये बात मालूम है कि असल में शशिकांत मदान का कुछ नहीं लगता था। पहले नहीं मालूम थी, अब मालूम है। अब कैसे मालूम हुआ? मधु ने बताया, तुम्हारे जाने के बाद। तुम शशिकांत के वकील भी हो, फाइनेंसर एडवाइजर भी हो, ऑडिटर भी हूँ, स्टॉक ब्रोकर भी हूँ, जनरल एजेंट भी हूँ, ट्रबल शूटर भी हूँ। मेरी कंसल्टेंसी ऑल इन वन है। वो क्लाइंट के लिए बहुत फील्ड कवर करती है। इस लिहाज से तो शशिकांत के पास अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होता जिसे वो बहुत हिफाजत से, बहुत महफूज रखना चाहता होता, तो वो तुम्हारी ही सेवाएं इस्तेमाल करता। हाँ, लेकिन ऐसा कोई डॉक्यूमेंट उसने मेरे पास नहीं रखवाया हुआ। मदान भी बहुत बार मेरे से ये सवाल पूछता है, लेकिन वजह नहीं बताता कि क्यों पूछ रहा है। कम से कम तुम तो वजह बताओ। शशिकांत के पास अपने बचपन से ही कुछ ऐसे कागजात थे, ये साबित करते थे कि असल में वो किन्हीं और माँ बाप का बेटा था, और यहाँ कि लेखराज मदान से उसका दूर दराज का भी कोई रिश्ता नहीं। ओह, लेकिन मेरे पास ऐसे कोई कागजात नहीं। शायद वो सील बंद हो, इस वजह से तुम्हें मालूम ना हो कि भीतर क्या है। मेरे पास शशिकांत का दिया कोई सील बंद लिफाफा है ही नहीं। मेरे पास तो सिर्फ उसकी फाइनेंशियल होल्डिंग्स हैं, जैसे सिक्योरिटीज, शेयर सर्टिफिकेट, ऐसी चीजें हम बाकी क्लाइंट्स की भी रखते हैं। कितने का माल होगा वो? होगा कोई 20-22 लाख रुपए का। अब उसका क्या होगा? अब तो मैं खुद हैरान हूं क्या होगा। पहले तो मैं उसे मदान को ही सौंपता, लेकिन अब जबकि तुम कहते हो कि वो शशिकांत का भाई था ही नहीं, तो फिर वो सब कागजात मदान को सौंपना गलत होगा। और किसे सौंपोगे? जो कोई भी उसका वारिस होगा। शायद उसकी कोई वसीयत बरामद हो। कोई वारिस ना निकला तो? ऐसा हो तो नहीं सकता। कोई तो हर किसी का होता ही है। शशिकांत का ना हुआ तो जो उसकी बाकी जमीन जायदाद का होगा वही उसकी सिक्योरिटीज का हो जाएगा। यानी कि तुम वो सब कुछ सरकार को सौंप दोगे? हाँ, वैसे तुम लोग चाहो तो क्लाइंट्स की सिक्योरिटीज को या सर्टिफिकेट्स को कैश करा सकते हो। करा तो सकते हैं। हमारे पास क्लाइंट की अथॉरिटी होती है। हर स्टॉक ब्रोकर के पास अपने क्लाइंट की अथॉरिटी होती है। क्यों? शेयर बाजार में एकाएक आ जाने वाली तेजी का फायदा उठाने के लिए या मंदी से होने वाले नुकसान से बचने के लिए। शेयर मार्केट में कई बार सिर्फ कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए रेट एकदम शूट कर जाते हैं या एकदम नीचे आ जाते हैं। तब शेयरों को फौरन बेचना या खरीदना होता है। ऐसा तभी हो सकता है जब क्लाइंट की हमारे पास अथॉरिटी हो। उसके हमें निर्देश होते हैं कि फला शेयर का रेट फला कीमत तक पहुंचे तो बेच दो, या फिर कोई शेयर फला कीमत तक गिर जाए तो खरीद लो। ये जो बीमे की रकम है ये मिल जाएगी मदान को। देखो,
अगर शशिकांत का कातिल पकड़ा गया तब तो रकम ना मिलने की कोई वजह नहीं होगी, तब तो ये ओपन एंड शट केस होगा। कातिल न पकड़ा गया तो बीमा कंपनी वाले केस को लटकाएंगे, तब वो इस शक को हवा देने की कोशिश करेंगे कि शायद मदान ने कत्ल किया हो। कानून किसी को अपने ही गुनाह से फायदा उठाने की इजाजत जो नहीं देता। मदान ने कत्ल किया हो सकता है? नहीं, उसने बड़ी मजबूती से इनकार में सिर हिलाया। और कौन हो सकता है कातिल? ये तो तुम बताओ, आखिर जासूस हो और इसी काम के लिए तो तुम्हें एंगेज किया गया है। अभी तो ये बात अपने ही लोगों के बीच में है कि शशिकांत मदान का भाई नहीं था, लेकिन अगर ये बात जाहिर हो जाए तो फिर यही रकम की अदायगी में मजबूत अड़ंगा नहीं बन जाएगी? बन तो सकती है यार। कई क्षण खामोश रहने के बाद वो बोला, इतनी बड़ी रकम की अदायगी में अड़ंगा लगाने की तो हरचंद कोशिश करेंगे बीमा कंपनी वाले। कोहली, हमारे कॉमन क्लाइंट के हक में अच्छा वैसे यही होगा कि ये बात जाहिर ना हो। हमारा एक कॉमन क्लाइंट और भी है। और कौन? मैंने उसे कृष्ण बिहारी माथुर के बारे में बताया। कमाल है, वो मंत्र मुग्ध स्वर में बोला, तुम तो यार बहुत ही पहुंची हुई चीज हो। माथुर साहब तुम्हारी शूटिंग की बहुत तारीफ कर रहे थे, पक्का निशानेबाज बता रहे थे वो तुम्हें। क्रैक शॉट उन्हीं की मेहरबानी से बन गया। शूटिंग रेंज उनका अपना ना होता तो मुझे तो शौक तक ना पड़ता शूटिंग का। वो तनिक आगे को झुका और बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में बोला, एक भेद की बात बताऊं? बताओ। 10 में से 6 बार तो मैं वहां जाता ही शूटिंग के लालच में हूँ। अच्छा, फ्री हथियार, फ्री गोलियां, जीरो हाय तौबा। किसी कमर्शियल शूटिंग रेंज में जाऊं तो मेंबरशिप भरने के अलावा पहले तो मुझे कोई गन ही खरीदनी पड़े। आपके पास गन नहीं है? गन क्या, मेरे पास तो फायर आर्म रखने का लाइसेंस तक नहीं है। क्यों? कभी कोशिश ही नहीं की हासिल करने की, जरूरत ही नहीं महसूस हुई कभी। मैंने देखा डांस फ्लोर डिस्को दीवानों से खाली कराया जाने लगा था। कैबरे शौक से देखते हो? मैंने पूछा। कैबरे नहीं, वो बड़े अर्थपूर्ण स्वर में बोला, तो और क्या? यहाँ की मलिका सिल्विया ग्रेको, उसे शौक से देखता हूँ। यहाँ आता ही उसके लिए हूँ। वो आज यहाँ से रुखसत हो जाए तो मैं दोबारा रुख न करूँ अब्बा का। इतने दीवाने हो उसके? इतने से कहीं ज्यादा। मेरी दीवानगी लफ्जों में तो बयान ही नहीं की जा सकती। पहले कभी यहाँ आए हो? नहीं। फिर तो सिल्विया को देखा नहीं होगा। तभी डांस फ्लोर पर सिल्विया प्रकट हुई। वो एक लाल रंग का लो नेक का टखनों तक आने वाला गाउन पहने थी और गाउन के अलावा कुछ नहीं पहने थी। गाउन में कूल्हे से नीचे दोनों तरफ लंबी झिरियां थी, जिस्म में जरा सी हरकत होते ही जिनमें से उसकी लंबी सुडौल टांगे जांघों तक दिखाई देने लगती थी और स्तन यूं मादक अंदाज में हौले हौले हिलने लगते थे कि कद्रदानों के मुंह से हाय निकल जाती थी, जैसे उस घड़ी खैतान के मुंह से निकल रही थी। हाय, वो बोला, साली एक बार हमारी टेबल पर ही आ जाए। नशे में बोल रहे हो? अरे दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ। उसे बुला लो। नहीं आती, टेबल पर नहीं आती वो, किसी की टेबल पर भी नहीं आती वो। बड़ी हद हल्लो कहती करीब से गुजर जाती है। टेबल पर आ जाए तो खुश हो जाओगे? तुम तो यूं कह रहे हो जैसे उसे बुला सकते हो। बुला सकता हूँ। बुला के दिखाओ। वो चैलेंज भरे स्वर में बोला। मुंह चूम लूंगा। मेरा? हाँ। नहीं उसका, मेरा मतलब है तुम्हारा भी, या सिर्फ उसका, या दोनों का, या पहले बहक रहे हो? उसे ब्रेक लगी। वह कुछ क्षण आंखों ही आंखों में सिल्विया को हजम करता रहा और फिर बोला, भगवान औरत को इतनी शानदार क्यों बनाता है? ताकि तुम्हारे जैसे कद्रदानों मेहरबानों को इस झूठ पर एतबार ना आने लगे कि सब औरतें एक जैसी होती हैं। वो तो कहा जाता है कि कमर के नीचे तमाम औरतें एक जैसी होती हैं। अभी तुम सिल्विया को कमर से ऊपर ऊपर देख रहे हो? पागल हुए हो? मैं तो उसे नक से सिख तक देख रहा हूँ। सो देयर यू आर। यार वो कमर से नीचे तमाम औरतें एक जैसी होने की बात का मतलब कुछ और है, जो कि इस वक्त शराब और सिल्विया दोनों के नशे में मुझे सूझ नहीं रहा। अच्छा है नहीं सूझ रहा, वो गुमराह करने वाला मतलब है। यानी कि तुम्हें सूझ रहा है?
न सिर्फ सूझ रहा है, मुझे उसकी हकीकत पर भी एतबार है। उसी बात को लॉर्ड बायरन ने इस तरह से कहा है कि ऑल कैट्स आर ग्रे इन डार्क। यहाँ डार्क कहाँ, यहाँ तो जगमग रोशनी है। तभी तो। वैसे एक बात है, क्या तुम्हारा 9 नगद और 13 उधार वाली मिसाल पर एतबार नहीं मालूम होता? क्यों? तभी तो निशा को रुखसत कर दिया। वो 9 नगद थी, सिल्विया ग्रे को 13 उधार है। पागल हुए हो? निशा जैसी चीज रोज मिलती है। मैं रोज बटुए में हाथ डालता हूँ और एक निकल आती है। सिल्विया जैसी मिलती ही नहीं। तभी तो उसके लिए लाल टपका रहे हो। इससे ये जाहिर होता है कि माल का भाव सिर्फ अच्छा होने से ही नहीं बढ़ता, दुर्लभ और अनुपलब्ध होने से भी बढ़ता है। मुझे सिर्फ एक बार हासिल हो जाए ये, फिर चाहे। सुनो, वो कुछ बोल रही है। वो डांस फ्लोर की ओर देखने लगा। सिल्विया अपने जिस्म जैसी ही सेक्सी आवाज में अपने कैबरे स्टार्स को इंट्रोड्यूस कर रही थी। उस वक्त बैंड खामोश था, लेकिन स्पॉटलाइट एन उसके ऊपर थी और हॉल की बेशुमार रोशनियां मध्यम हो चुकी थीं। फिर एकाएक ड्रम जोर से बजा और सिल्विया झुककर अपने पैटर्न्स को अभिवादन करती और उन्हें अपने उन्नत वक्ष का नजारा कराती स्टेज से हट गई। हाय, खैतान बोला, असली रंगीले राजा हो। मैं बोला। उसने मेरी बात की ओर जरा भी तवज्जो नहीं दी। म्यूजिक बजने लगा। 2 कैबरे डांसर्स स्टेज पर थिरकने लगी। मैंने वेटर को करीब बुलाया। जरा, मैं बोला, सिल्विया मैडम को सुधीर कोहली का सलाम बोलो। वेटर सहमति में सिर हिलाता तत्काल वहां से हट गया। भूल गया सलाम? खैतान व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। वो यूं सलाम कबूलती होती तो मैं क्या मर गया था? ऐसा हो भी गया होता, मैं बोला, तो कोई बात नहीं थी। फिर जिंदा हो जाते सिल्विया को अपनी टेबल पर बैठी पाकर। वो हो करके हंसा। 2 मिनट बाद बेशुमार तारीफी निगाहों का मरकज बनी सिल्विया मेरे करीब पहुंची। खैतान को कतई नजरअंदाज करके उसने मेरे गाल पर एक चिकोटी काटी और मद भरे स्वर में बोली, हेलो माई हनी चाइल्ड, माई टूटी फ्रूटी, लॉन्ग टाइम नो सी। बैठो, मैं बोला। वो मेरे साथ सटकर बैठ गई। उसका एक वक्ष मेरी बाह को धक्का देने लगा और एक जांघ मेरी जांघ के साथ सट गई। खैतान यूं हक्का बक्का सा कभी मुझे और कभी सिल्विया को देखने लगा, जैसे उसे एतबार ना आ रहा हो कि जो वो देख रहा था वो हकीकत थी। सिल्विया, मैं बोला, मीट माय फ्रेंड मिस्टर पुनीत खैतान। फैन वाला? वो बोली। फैन वाले जैसा, ये वकील है। ओह, हेलो देयर। हेलो, खैतान फंसे स्वर में बोला। उसने मेज पर दोहरा होकर सिल्विया का अभिवादन किया। डार्लिंग। सिल्विया फिर यूं मेरे से संबोधित हुई जैसे खैतान वहां था ही नहीं। आई हैव नो टाइम। वो उधर स्टेज पर। आई अंडरस्टैंड, मैं बोला। एक बार हमारे साथ चीयर्स बोल जाओ, फिर चली जाना। नो प्रॉब्लम। उसकी भ्रकुटी के एक इशारे की देर थी कि हमें नए जाम सर्व हो गए। उसने हमारे साथ चीयर्स बोला, अपने जाम को होठों से लगाया और फिर उसे मेज पर रखकर उठ खड़ी हुई। एंजॉय योर सेल्फ, वो बोली। डांस देखो, खाओ पियो, लेकिन खिसक ना जाना। इतने दिनों बाद मिले हो। नहीं खिसकूंगा। बाई टिल देन बाई मिस्टर खैतान, वो बड़े आतुर स्वर में बोला। पुनीत खैतान। एक चमचम करती मुस्कुराहट में उसे निहाल करके वो वहां से विदा हो गई। यार, फिर वो मेरे से बोला, तुम तो कह रहे थे कि तुम यहाँ कभी नहीं आए। मेरा मतलब था कि मैं यहाँ नीचे कभी नहीं आया। मैं बोला, मैं तो सीधा ऊपर जाता हूँ। ऊपर? यानी कि तुम उसकी प्राइवेट परफॉर्मेंस भी देख चुके हो? कई बार। कभी मुझे भी दिखाओ ना। दिखा देंगे। सुना है स्टार्क नेक्ड बेली डांस करती है। हाँ, अब जरा स्टेज की तरफ तवज्जो दो। वहां की सुंदरियां भी उसी हालत में पहुंचने वाली हैं। वो स्टेज की तरफ देखने लगा। 15 मिनट बाद पहली परफॉर्मेंस खत्म हुई और सिल्विया फिर स्टेज पर प्रकट हुई। उतने में ही वो अपना गाउन बदल आई थी।
अब वो पहले जैसा ही स्याह काला गाउन पहने थी। पहले की तरह 2 मिनट उसने स्टेज से हॉल में अपना जादू बिखेरा और फिर नई डांसरों के लिए स्टेज छोड़कर वहां से हट गई। इस बार नई डांसरों के साथ 2 मेल डांसर भी थे। मुझे मालूम था कि परफॉर्मेंस के समापन के बाद जब सिल्विया ने फिर स्टेज पर आना था तो उसके जिस्म पर फिर नई ड्रेस होनी थी। मैंने हॉल में परे उधर नजर दौड़ाई जिधर मैंने नायर को अकेले बैठे देखा था। वो अपनी टेबल पर मौजूद नहीं था। मैं कुछ क्षण सोचता रहा, फिर मैंने अपना विस्की का गिलास खाली किया, सिगरेट को एस्ट्रे में झोंका और उठ खड़ा हुआ। मैं अभी आया, मैं बोला। उसने सहमति में सिर हिला दिया। मैं हॉल के पिछवाड़े की ओर बढ़ा। उधर सनील के भारी पर्दे से ढका एक बंद दरवाजा था जिसके आगे एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों तरफ मुझे पहले से मालूम था कि कैबरे स्टार्स के ड्रेसिंग रूम थे। उस गलियारे के सिरे पर एक और दरवाजा था जो बाहर इमारत की पिछली गली में खुलता था। मैंने एक ड्रेसिंग रूम का दरवाजा ट्राई किया, वो खुल गया। मैंने भीतर निगाह डाली तो उसे खाली पाया। अगला दरवाजा पहले से ही तनिक खुला था और उसमें से कई लड़कियों के हंसने खिलखिलाने की आवाजें आ रही थी। मैंने तीसरा दरवाजा ट्राई किया। मुझे भीतर शीशे के आगे एक स्टूल पर बैठी सिल्विया दिखाई दी। उसका काला गाउन एक ढेर की सूरत में एक कुर्सी पर पड़ा था। उस घड़ी उसके जिस्म पर एक सिल्क का ढीला ढाला चोगा था और वह शीशे में अपना अक्स देखकर अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी। खुलते दरवाजे का प्रतिबिंब उसने शीशे में देखा। वो तत्काल मेरी ओर घूमी। उसका मुंह बोलने के लिए खुला तो मैंने अपने होठों पर उंगली रख के उसे चुप रहने का इशारा किया। वो सकपकाई सी खामोश बैठी रही। मैंने अपने पीछे दरवाजा भिड़काया और दबे पांव आगे बढ़ा। वो ड्रेसिंग रूम मेरा देखा भाला था। नायर अगर वहां कहीं हो सकता था तो दाईं ओर एक दीवार से दूसरी दीवार तक खिंचे पर्दे के पीछे ही हो सकता था। उस पर्दे के पीछे इस्तेमाल शुदा ड्रेस और वैसा ही कबाड़ भरा रहता था। वो पर्दा 3 भागों में था। मैं बीच वाले भाग के करीब पहुंचा और मैंने एक झटके से पर्दा खींचा। वहां से कपड़ों के एक गट्ठर पर बैठा नायर नुमाया हुआ। पर्दा हटते ही उसकी घिग्गी बंध गई और वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा। मैंने उसे टाई से पकड़कर उसके पैरों पर जबरन खड़ा किया और फिर बाहर घसीटा। ओ माय गॉड! सिल्विया घबराकर उठ खड़ी हुई और आतंकित भाव से बोली, थीफ! पुलिस! मैं माफी चाहता हूँ, घिघियाए स्वर में नायर बोला। प्लीज फॉरगिव मी, आई बेग ऑफ यू। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। कॉल दी पुलिस! सिल्विया फिर चिल्लाई। ऐसा न करना, नायर बोला। प्लीज प्लीज मैडम, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। यहाँ चोरों की तरह घुसे बैठे हो, मैं बोला। और गलत इरादा क्या होता है? चोरी के इरादे से नहीं तो फिर किस इरादे से? मैं सुधीर, सिल्विया बोली, इसको पकड़ के रखना, मैं पुलिस को फोन करके आती हूँ। और वो दृढ़ कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। मिस्टर कोहली, नायर गिड़गिड़ाया, प्लीज सेव मी। मैडम को रोको, तुम मैडम को जानते लगते हो। मैडम तुम्हारी सुनेंगी। प्लीज मिस्टर कोहली। मैंने उसकी टाई छोड़ दी और सिल्विया को रोका। ऐब भी क्या लानती चीज थी। दिन में जो आदमी मेरे साथ बात करता, शेर जैसा शाही मिजाज दिखा रहा था, वह उस घड़ी बकरी की तरह मिमिया रहा था। इसे सिल्विया रुक तो गई लेकिन कहर भरे स्वर में बोली, अपनी करतूत की सजा जरूर मिलनी चाहिए। माफी, नायर ने फरियाद की। माफी? 2 शर्तों पर माफी मिल सकती है, मैं बोला। बोलो, वो आतुर भाव से बोला। बोलो। दोबारा कभी अब्बा में पाँव न रखना। नहीं रखूंगा। और मेरे चंद सवालों का जवाब दो। जवाब झूठे या टाल मटोल वाले हुए तो फिर रात तो हवालात में कटेगी ही। इज्जत आबरू का जनाजा यहीं से निकलता हुआ जाएगा। यहाँ के सारे स्टाफ ने मिलकर एक एक हाथ भी जमाया तो दर्जनों की तादाद में हाथ पड़ेंगे। बाकी खबर थाने में पुलिस लेगी। ओह नो नो, ना नहीं, हाँ करो। क्या पूछना चाहते हो? मैंने सिल्विया की ओर देखा। सामने का कमरा खाली है, वो बोली। दरवाजा अंदर से बंद रखा करो। मेरे ड्रेसिंग रूम में कदम रखने की किसी की मजाल नहीं होती, लेकिन अब रखा करूंगी। चलो, मैं नायर से बोला।
नायर के साथ मैं निर्देशित कमरे में पहुंचा। वहां हम एक सोफे पर अगल बगल बैठ गए। मैंने उसे सिगरेट पेश किया जो उसने कांपती उंगलियों से थामा। उसका नशा उड़ चुका था और उसके हवास अभी भी उसके काबू में नहीं थे। तो शुरू करें? हम दोनों सिगरेट सुलगा चुके तो मैं बोला। उसने सहमति में सिर हिलाया। तुम्हारा एम्प्लॉयर कह रहा था कि जब से वो अपाहिज हुआ है तुम उसके हाथ पांव दिमाग सब कुछ हो। कल शाम तुम माथुर साहब को घर से बाहर कहीं लेकर गए थे? नहीं। कभी लेकर जाते हो? कई बार, दफ्तर के काम से तो हमेशा, लेकिन कल कहीं नहीं लेकर गए थे? नहीं। कोई और लेकर गया हो? और कौन? कोई फैमिली मेंबर, कोई मुलाजिम? मुझे उम्मीद नहीं। क्यों? क्योंकि वो एकाएक उठ के चल देने वाले तो शख्स नहीं। कोई पहले से अपॉइंटमेंट होती तो मुझे उसकी खबर होती। आखिर सारा दिन तो मैं वहीं होता हूँ। वो अकेले जाते हैं कहीं? नहीं। जा सकते हैं? वो हिचकिचाया। टाल मटोल नहीं चलेगी, मैं चेतावनी भरे स्वर में बोला। पहले ही बोला है, दोबारा न कहना पड़े। जा तो सकते हैं, वो बोला। कैसे? व्हील चेयर लुढ़काते हुए ही? नहीं, स्टाइल से। वो कैसे? उनके पास एक होंडा अकॉर्ड है जो बनी ही अपाहिज व्यक्ति के चलाने के लिए है। उसके सारे कंट्रोल, क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर वगैरह हाथ से ऑपरेट किए जाने वाले हैं और उसमें उनकी व्हील चेयर एंड कार की ड्राइविंग सीट की जगह जाकर फिट हो जाती है। कार में पीछे की सीट नहीं है। वहाँ ऐसा इंतजाम है कि दरवाजा खोलने पर एक प्लेटफार्म सा बाहर जमीन पर सड़क आता है जिसके जरिए वो अपनी व्हील चेयर को कार के भीतर ले जा सकते हैं। तुमने देखा होगा कि उनकी व्हील चेयर भी छोटी मोटी कार ही है। कार की तरह उसमें ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच, गियर वगैरह फिट हैं और पेट्रोल से चलती है। एक कार्डलेस टेलीफोन तक फिट है उसमें। आई सी, यानी कि मर्जी होने पर माथुर साहब का अकेले कहीं निकल पड़ना उनके लिए कोई खास दिक्कत की बात नहीं। खास क्या, मामूली दिक्कत की भी बात नहीं। सुधा का किससे अफेयर है? वो चौंका। किसने कहा? वो बोला कि सुधा का किसी से अफेयर है। मैंने कहा, मैं सुधा की बहन मधु को जानता हूँ। दोनों के खाविंद उम्र दराज व्यक्ति हैं। मुझे ऐसा एक हिंट मिला है कि अपने खाविंदों को धोखा देने के लिए वो एक दूसरे की मदद करती है। इस मामले में उन दोनों की कोई मिली भगत जरूर है। जरूर सुधा से मिलने के बहाने घर से अक्सर निकलती है। ऐसा ही कुछ सुधा भी जरूर करती होगी। बोलो, क्या सिलसिला है? वो खामोश रहा। नायर, मैं कर्कश स्वर में बोला, कोई सिलसिला है, इतना तो मैं तुम्हारे चेहरे से ही पढ़ सकता हूँ। कुछ है भी तो उसकी बाबत जानकर तुम्हें क्या हासिल होगा? होगा, कुछ तो हासिल होगा। यूं दूसरे की जाति जिंदगी के बकिए उधेड़ना मुझे पसंद है। तुम्हारी जाति जिंदगी के भी बकिए उधेड़े हैं अभी मैंने। नंगी औरत को कपड़े पहनते देखकर या औरत को नंगी होते देखकर निहाल हो जाते हो। जरूर अपने एम्प्लॉयर के घर की औरतों को भी यूं ताड़ते होगे। नेवर। फिर भी माथुर साहब बहुत खुश होंगे तुम्हारे इस अनोखे शौक की बाबत सुनकर। मत बताना उन्हें प्लीज। इतनी खिदमत मेरे से करा रहे हो, खुद कोई खिदमत नहीं करना चाहते हो? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले न करूं, मैं तुम्हारी करतूत की खबर तुम्हारे एम्प्लॉयर से न करूं, मैं इतना कुछ करूं, बदले में तुम कुछ भी ना करो। ये विश्वासघात होगा, मालिक के साथ नमक हरामी होगी। मिस्टर कोहली, प्लीज मुझे नमक हराम बनने पर मजबूर न करो। तुम खामखा जज्बाती हो रहे हो। इस पूछताछ में भी तुम्हारे मालिक की ही भलाई है। जाति तौर पर मैंने इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारे मालिक ने मुझे ये काम सौंपा है कि मैं मालूम करूं कि शहर में हुए एक कत्ल में उनकी फैमिली के किसी मेंबर का तो कोई हाथ नहीं है। ये ना भूलो कि तुम्हारा मालिक ही मेरे कहने पर तुम्हें यह हुक्म दे सकता है कि तुम मेरे हर सवाल का जवाब दो। वो सोचने लगा। उसने सिगरेट का एक गहरा कस लगाया। तुम, आखिरकार वह बोला, हासिल जानकारी का कोई बेजा इस्तेमाल तो नहीं करोगे? नहीं। वादा करते हो? हाँ। बेजा क्या, मुमकिन है कि जानकारी के कैसे भी इस्तेमाल की कोई नौबत ना आए।
बात ऐसी है कि उसकी खबर अगर माथुर साहब को लग गई तो उनके दिल को बहुत सदमा पहुंचेगा। नहीं लगेगी, बशर्ते कि बात का सीधा ताल्लुक कत्ल से ना हुआ। तो सुनो, सुधा का मनोज से अफेयर है। अब चौंकने की मेरी बारी थी। माँ का? मैं धीरे से बोला। माँ का अपने सौतेले बेटे से अफेयर है? ऐसे सौतेले बेटे से जो उम्र में माँ से 3 साल बड़ा है। कितना फैशनेबल हो गया था बंदे का गुनहगार होना। कितनी पोल थी दिल्ली शहर के बासिंदों के कैरेक्टर के ढोल में। साहबान, कभी भी आप किसी गुनहगार बंदे के फौरी दीदार के तलबगार हों तो बराए मेहरबानी महज इतना कीजिएगा कि किसी शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाइएगा। चलता कैसे है वो सिलसिला? प्रत्यक्षतः मैंने पूछा। मधु की मदद से? नहीं, वो बोला। तो उनके अपने बलबूते चलता है, बिना किसी की मदद से। कहाँ? कोठी में ही। कैसे? हर दूसरे तीसरे दिन मनोज शाम को दफ्तर से लौटकर नए सिरे से तैयार होकर तफरीहन घर से निकलता है और आधी रात के बहुत बाद वापस लौटता है। ऐसा उसने कोठी के हाउस होल्ड में अच्छी तरह से स्थापित किया हुआ है। अपनी एक कार का साइलेंसर उसने बिगाड़ा हुआ है, जिसकी वजह से कार खूब शोर करती है। वो शाम को उस कार पर खूब शोर मचाता घर से निकलता है और वैसे ही शोर मचाता घर लौटता है। असल में वो कार को कोठी से दूर कहीं छुपाकर खड़ी कर देता है और चुपचाप वापस लौट आता है। पिछवाड़े से चोरों की तरह कोठी में घुसता है और सुधा के कमरे में पहुंच जाता है। फिर चोरों की तरह ही बाहर निकलता है, गाड़ी काबू में करता है और शोर मचाता वापस लौट आता है। हर कोई यही समझता है कि वो शाम का गया तभी वापस लौटा था। तुम्हें कैसे मालूम है? खान सामे ने देखा अपनी आंखों से आधी रात को। नौकर चाकर भी कोठी में ही रहते हैं? नहीं, उनके लिए अलग इमारत है। उस रात मिस्टर माथुर ने आधी रात को खानसामे को फोन करके उनके लिए दूध लाने को कहा था। उस रोज उन्हें कोई तकलीफ थी, जिसकी वजह से आधी रात को ही उनकी नींद खुल गई थी। खानसामा दूध लेकर उनके कमरे में जा रहा था तो उसने मनोज को दबे पांव सुधा के कमरे से निकलते देख लिया था। ओह, लेकिन ये बात उसने किसी को बताई नहीं, सिवाय तुम्हारे। मैं उसे घूरता हुआ बोला, हाँ, तुम्हें किस लिए? वो मेरा भांजा है। ओह। कुछ क्षण खामोशी रही माथुर साहब को। फिर मैंने पूछा, अपनी बीवी पर शक है? तुम बताओ। नहीं होना चाहिए। तुम ही बताओ। शक तो वो तब भी करते थे जबकि अभी वो अपाहिज नहीं हुए थे। अपाहिज होने के बाद से तो वो बहुत ही शक्की हो गए थे। बात को अपने तक ही रखोगे इस उम्मीद में बता रहा हूँ कि पिछले 1.5 साल से उन्होंने ऐसा इंतजाम किया हुआ है कि सुधा के घर से बाहर गुजरे 1-1 मिनट की रिपोर्ट उन्हें मिले। तौबा, इतनी लंबी निगरानी? हाँ, इतनी लंबी निगरानी तो छुप भी नहीं सकती। सुधा को सर्तिया खबर होगी ऐसी निगरानी की। हो सकता है नहीं है। उसे कोठी से बाहर मनोज से मिलने की सुविधा होती तो वो दोनों कोठी के भीतर मिलने का यूं पेचीदा रास्ता न अख्तियार करते। यू आर राइट मिस्टर नायर। अपनी जानकारी का तुम कोई बेजा इस्तेमाल तो नहीं करते? कौन सी जानकारी का? सुधा और मनोज की आसनाई की जानकारी का। जो नजारा यहाँ वेटरों को रिश्वत देकर छुप छुप के करते हो पीछे फ्लैग स्टाफ रोड पर, उसी नजारे की धौंस से मांग तो नहीं करते हो? ओह माय गॉड, नेवर। आगे करने का इरादा होगा? मिस्टर कोहली वो बहुत दयनीय स्वर में बोला, आई एम नॉट ए ब्लैकमेलर, आई एम ए सिक मैन। मेरा मनोविशेषज्ञ कहता है कि यह एक बीमारी होती है। ओह, आई एम डिवोटीज टू माथुर फैमिली। मैं माथुर परिवार के किसी सदस्य के हित के खिलाफ हो जाने का सपने में भी ख्याल नहीं कर सकता। जो कुछ अभी मैंने तुम्हें बताया है उसके लिए भी मुझे उम्र भर पछतावा रहेगा। अब फॉर गॉड सेक मेरी जान छोड़िए। अभी 1 मिनट में सिर्फ एक सवाल और, वो भी पूछो। मैं माथुर फैमिली के लिए तुम्हारी निष्ठा की कद्र करता हूँ। अब ये बताओ, किसी फैमिली मेंबर की खातिर कत्ल कर सकते हो? बेहिचक, गोली की तरह, एक नहीं अनेक।
किया है? नहीं। कल रात 8:30 बजे के करीब कहाँ थे? यहीं था, जिससे मर्जी पूछ लो। पुनीत खेतान तुम्हारे सामने यहाँ आया था? हाँ। कितने बजे? 8:30। और मनोज? वो कल यहाँ नहीं आया था। तुम तीनों एक दूसरे से वाकिफ हो, कभी यहाँ इकट्ठे नहीं बैठते? नहीं। क्यों? तीनों के मिजाज नहीं मिलते, जरूरतें नहीं मिलती, उम्र नहीं मिलती। ओह, मेरी तो पूरी कोशिश होती है कि उनमें से किसी को पता तक न लगे कि मैं यहाँ हूँ। फिर मैं एकाएक उठ खड़ा हुआ। ओके नायर, फिर मिलेंगे। जरूर, वो भी उठा, लेकिन अब्बा में नहीं। मैं चेतावनी भरे स्वर में बोला, याद रखना, नेवर, यू हैव माई वर्ड। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड नंबर 4 यही विराम लेता है। इसके पश्चात आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी सुरेंद्र मोहन पाठक जी के उपन्यास आखिरी मकसद के आखिरी यानी क्लाइमैक्स एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ध्यान अवश्य रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं आखिरी मकसद के 5वें आखिरी एवं अंतिम क्लाइमैक्स एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।